पॉक्सो बोलता है जो भी कोई कोर्ट में खड़ा किया गया आदमी वो अपराधी है, तू निर्दोष नहीं है। अच्छा। तू दोषी है, और यही समझ के केस चलेगा। हम किस बच्चे की बात कर रहे हैं? जिस बच्चे की उम्र 17 साल 11 महीने और अभी 25 दिन है, इस लड़की की बात कर रहा हूं मैं केस के अंदर। वो लड़की एलिगेशन लगाती है कि ये अंकल, एक दिन मैं ऊपर से नीचे आ रही थी और वहां लिफ्ट में मुझे मिल गए, अंकल ने गलत तरीके मुझे हाथ लगाया, मैं बाहर जा रही थी, जबरदस्ती मेरे कपड़े उतार दिए, ऐसा करा वैसा करा, स्टोरी बन गई, केस भी दर्ज हो गया। लड़कियां मेडिकल होना, लड़कियां बोला मेडिकल नहीं कराऊंगा, मुझे अपनी अंदरूनी जांच नहीं करानी। राइट है उनके पास, बिल्कुल राइट है, बोल सकते हो आप नहीं करानी मुझे। वो बंदा उठ गया बेचारा, वो जेल पहुंचा। 1.5 साल बाद उसकी बेल हुई है, और बाद में जब पता चला तो वो मुद्दा क्या था, एक कोई बच्चा आया, आपके पड़ोस में कोई बच्चा आया, आपने गाल पकड़े बोला बेटा कैसा है, बच्चे बोले मम्मी उन्होंने मुझे गलत तरीके से टच किया, बैड टच किया, उसे बैड टच बोल दिया। उसकी मम्मी थोड़ी ज्यादा इंटेलिजेंट थी, फोन लगा दिया पुलिस को, खत्म टाटा बाय बाय, हो गया काम, लग गया आपके ऊपर सेक्शन। और एक एडल्ट लड़की अगर यही इल्जाम लगाती है, अब यहाँ पंगा है। अब उसने केस दर्ज करवा दिया रेप का, और अब वो लड़का भागा जब पुलिस उसके पास पहुंची। जहां गलत है वहां डरने की जरूरत है ही नहीं। बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं, आर या पार, बात खत्म। कभी काफी सारे क्रिमिनल आपको भी तो धमकी देते होंगे। बिल्कुल छोटा सा एक वकील जिसने अभी वकालत करी, अगर पीछे पड़ गया ना, आपकी कई पुश्ते छोड़ो, आपकी आत्मा धरती पे अवतरित होने मना कर देगी। कोर्ट रिमांड क्या होती है, जो कोर्ट पुलिस वाले कहते हैं रिमांड पे दो? पहली बात तो, एक बात सब लोग कान खोल के ढंग से समझ लो, ओके, रिमांड का मतलब पिटाई करना नहीं होता। बड़ा क्लैशेस होता है, तो मैंने देखा है वकीलों और पुलिसों के। हम दोनों खड़े हुए बात कर रहे हैं, और बात करते करते तीसरा बंदा भी वहां पर एक खड़ा हुआ है, और वो अपने टोर में है कि तू मेरा कर क्या लेगा, तो कट्टा निकाला, गोली मार दी। मैं भी ये जानना चाहता हूं, जैसे आप किसी के सामने बैठे, मैं आपके पास केस लेके आया, एक नॉर्मली केस लेके आया मैं, तो एक क्रिमिनल लॉयर के माइंड में सबसे पहला क्या उठता है कि ये जो भी बता रहा है वो सच होना चाहिए, या फिर मतलब कुछ भी बोल रहा है तो मैं उसको सही कर दूंगा? देखो ऐसा होता है कि हर क्रिमिनल एडवोकेट अलग होता है। पहली बात तो हम सबको एक में नहीं भाप सकते, सबको नाप नहीं सकते। और अभी थोड़े दिन पहले मैंने कहीं पर देख रहा था, किसी आदमी ने एक बात बोली थी कि जितने भी वकील हैं वो क्रिमिनल एडवोकेट बनते हैं, बट सभी वकील क्रिमिनल अपने आप में होते हैं। और इसमें फर्क क्या है कि जो क्रिमिनल एडवोकेट होता है ना, कोई सामने आया, आपने मुझे ये बात बताई ना, तो मेरे भी दिमाग में ठनकी, वैसे सच है ये? सच है ये बात? नहीं, ऐसा है, ऐसा होता है, क्योंकि एक वकील ना पहले उस क्रिमिनल की तरह सोचता है, इसने कैसे वो अपराध किया होगा, इसने क्या सोचा होगा, कैसे प्लानिंग की होगी, किस तरह से लोग इकट्ठे किया होंगे, या फिर ऑल ऑफ द सडन हिट का मामला तो नहीं है। अगर वो सडन हिट का मामला है तो मतलब वो आदमी अपराधी नहीं है, उससे वो गलती में हो गया। लेकिन अगर उसने जानबूझ के हिट किया है, तो अगर प्लानिंग की है उसने, तो अब यहाँ पे हमको समझना होता है। देखो ऐसा होता है कि हम वकील लोग भी तो अल्टीमेटली इंसान है ना। मैं वही जानना चाहता हूँ कि मॉरल्स कैसे काम करते हैं वकीलों के? मॉरल्स बहुत तरीके से काम करते हैं। पहला मॉरल फाइनेंशियली काम करता है। हर इंसान पैसे के लिए काम करता है दोस्त। पहले फाइनेंशियली काम करता है कि सामने वाला जो मेरे पास आया है वो एक जरूरतमंद है या वो प्रोफेशनल है उसके अंदर। अगर वो प्रोफेशनल है तो हम भी प्रोफेशनल है, और वो वक्त कमा रहा है, तो ऐसे में हम उसकी हेल्प करते हैं। फीस तो लेते हैं, बिना फीस कौन काम करता है? हम प्राइवेट काउंसिल्स हैं, हम प्राइवेट एडवोकेट्स हैं, हम फीस लेंगे, बट हम उसकी थोड़े अलग लेवल से हम उसकी हेल्प करेंगे, जिसके अंदर कि उसका बहुत पैसा भी ना लगे। देखो इसीलिए ना अपने देश के अपना देश का जो कानून है ना, पहले नहीं था ऐसा। अब क्या हुआ कि इसमें 2 सेक्शंस जोड़ दिए, 111, 112, जो कि ऑर्गेनाइज क्राइम की ही बात करता है। एक आदमी का काम ही है सुपारी देना, सुपारी लेना, लोगों को मारना। एक आदमी का काम ही है लोगों को ठगना। अभी तुमने देखा ना, ऑनलाइन फ्रॉड बहुत ज्यादा चल रहा है, लोग पैसा उड़ाना। इसको हम यही बोलते हैं ऑर्गेनाइज क्राइम। सोच समझ के प्लानिंग के साथ जिस क्राइम को कर दिया गया वो ऑर्गेनाइज क्राइम, ऑर्गेनाइज जो उनका पेशा है, धंधा। अभी हम यहां बैठे हैं, बैठे बैठे तुम्हारे मेरे बीच में, तुम एक्स में वाई हूं, मैं दीपक और वीरेंद्र वर्मा की बात नहीं कर रहा हूं, तुम एक्स में वाई, हम बैठ के कोई डिस्कशन कर रहे हैं। करते करते तुमने कुछ एक सडन हीट में मुझे एक सवाल पूछा, मुझे बुरा लगा, मैंने बोला दीपक दोबारा सवाल मत पूछना इससे, और तुमने फिर वो सवाल पूछा। मैंने कहा अपनी जबान पे कंट्रोल करो, ऐसा मत पूछना, आपने कोई गलत वर्ड बोला, यहां पर कोई गिलास रखा हुआ है, अब तुम मुझे भड़का रहे हो, तुमने वहां से मुझे किक किया या फिर लात मारी, कुछ भी किया, मैंने गिलास उठाकर मारा और वो गलत जगह लगा, तुम मर गए। कि सडन हीट का मामला है। अब इस सडन हीट में ये मर्डर कैसे होगा? तुम तो मर गए ना, है तो मर्डर, अल्टीमेटली मार दिया ना, बट यहां पर मेरी इंटेंशन नहीं है, मोटिव कुछ नहीं तुम्हें मारने का, प्रिपरेशन में घर से गिलास थोड़ी लेके आया था। तुम्हें मैंने मारा, मारने की नॉलेज थी, तुम मर जाओगे नॉलेज नहीं थी। ऐसे बहुत सारे केस होते हैं। तो इस केस में मतलब होगा क्या? कोई एग्जांपल देके कोई बरी हो जाएगा लास्ट बंदा।
लास्ट में बरी हो जाएगा बंदा। बरी हो जाएगा। कोई केस बताओ मेरे को जो आपने ऐसे बहुत सारे केसेस हैं। मैं आपको एक केस आपको बताता हूं। देखो, मर्डर पे अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो मर्डर कई तरह के होते हैं। मर्डर में ये समझ लीजिए कि इतने सारे कोर्ट में गवाह खड़े हैं, इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है कितने एविडेंस आपके अगेंस्ट हैं। अब क्या ये गवाह एविडेंस नहीं है? बिल्कुल एविडेंस है, बट हम उन गवाहों को जब क्रॉस करना शुरू करेंगे ना तोड़ देंगे, पर एविडेंस नहीं टूटता। अब मान लीजिए एक आदमी वीडियो बनाकर ले आया कि जब मर्डर हो रहा था मैंने इसको देखा था, ऐसा देखा वैसा देखा, वो वीडियो तो है बट 65 के साथ में प्रूवन नहीं है। अपने देश में क्या है ना, एक बात को समझो, ये जो फिल्मों में बोलते हैं ना कि आप अच्छे वकील को जानते हैं, हम जज को जानते हैं, ये सब धरी रहती बातें। बड़े बड़े तोपसियों को मैं कोर्ट में जाके जेल में देख चुका हूं, अंदर ही बैठे हैं, बेल नहीं हो रही उन लोगों की। होता क्या है कि जो एविडेंसेस है ना, एविडेंस से प्रूव होता है। सबसे बड़ा केस मर्डर केस, और मर्डर बियॉन्ड ऑफ एनी रीजनेबल डाउट, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। मैं गीता पढ़ता हूँ भैया, तो मेरे को उसमें ना एक ही चीज समझ में आ रही है कि आपका वकील कृष्ण है या फिर शकुनी। देखो, उसमें पूरी गीता का सार एक ही है मेरी नजर में। मैंने खुद भी गीता पढ़ी है और मैं धर्म को मानने वाला इंसान हूं। उस पूरी गीता के सार में बस मुझे एक लाइन ढंग से पल्ले पड़ी और ढंग से समझ आई, कर्मण्यवादी कारस्ते मां फलेषु कदाचन। कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। मेरा कर्म है सामने वाले को बचाना, मैं डिफेंस लॉयर हूं। आपने मर्डर किया मुझे नहीं पता, मैं यही समझ के केस लड़ूंगा तुमने मर्डर नहीं किया और तुम इनोसेंट हो, तुम्हें फंसाया जा रहा है। अब यहीं पे आ जाते हैं पहले शुरू के सवाल पे, उस कहानी से पहले, कि आप मुझसे पूछना भी नहीं चाहेंगे कि मैंने मर्डर किया या नहीं किया? सब कुछ पूछूंगा, डिटेल में पूछूंगा, चाय कॉफी पिलाकर पूछूंगा, कैसे हुआ, सच में मारा कि नहीं मारा, मारा तो कैसे मारा, तो कैसे आपका नाम आया। वकील को सब सच बता देना चाहिए, बता देना चाहिए। वकील और डॉक्टर इन दोनों से छुपाना कुछ नहीं चाहिए। अब मत बताओ, आपका कर्म कांड बन जाएगा। आपका कर्म कब कांड बन जाएगा, ज्यादा अंतर नहीं है इसके अंदर, और आप जीवन में भूल जाओगे झूठ बोलना। अब चलो एग्जाम्पल बनाते हैं और मैं आपको एग्जाम्पल समझाता हूं। एक लड़के ने बोला कि सर ऐसा हुआ कि गोली इसको लगी और इसने गोली फायर की और ये पीछे मुड़ के भागा, मैंने फायर किया और 2 गोली मारी तो बंदा मर गया। ठीक है, अब पोस्टमार्टम होगा। पोस्टमार्टम होगा तो जब गोली की रनिंग देखी जाएगी कि गोली खड़े हुए इंसान को लगी है या भागते हुए इंसान को लगी है, ये पता चल जाएगा फिर उसमें जब उसका पोस्टमार्टम में सब कुछ किया जाए। समझ गया। पर जैसे ही पता चला, आपने बोला भाग जाओ, वो भागा तो मैंने गोली मारी, और रिपोर्ट में क्या आया, खड़े होकर उसमें खड़ा था बंदा, उसको गोली मारी गई है। अगर ये बात पहले ही बता देता तो स्टोरी कुछ और बनाई जा सकती थी। क्या बन सकती थी स्टोरी? बहुत सारी स्टोरी बन सकती, केस टू केस। अब स्टोरी एक, चलो एक ऐसी एक बनाकर दिमाग में एक एग्जांपल ले लेते हैं। 2 लोग खड़े हुए हैं, मान लीजिए एक्स और वाई खड़ा है, आप और मैं खड़े हुए हैं यहाँ पर। हम दोनों खड़े हुए बात कर रहे हैं और बात करते करते तीसरा बंदा भी वहां पर एक खड़ा हुआ है। मैंने ड्रिंक की हुई है, आपने थोड़ी ड्रिंक की हुई है, दोनों में बहस होनी शुरू हुई। होते होते उसने बोला, अरे ये दीपक वही है, तू जानता है तेरे बारे में क्या क्या बोलता है ये। मैंने कहा अरे कुछ बोलता होगा। तुम फिर वहां से क्या बोलता है, हाँ मैं ही हूँ भाई, मैंने ये सब बोला था, तेरे घर में जो कांड हुआ ना मैंने करवाया था। और वहां से हीट होना शुरू होता है। साथ वाला बोलता है बस, मतलब इतना कांड किया तुझे कुछ कर भी नहीं पा रहा है। वो अपने साथ में कट्टा मेरे हाथ में थमाया था और बोलता है कि इसको सबक तो सिखा, और मुझे भड़का रहा है और सामने वाला भी नशे में है और वो अपने टोर में है कि तू मेरा कर क्या लेगा। तो कट्टा निकाला, गोली मार दी, बंदा मर गया। यह मर्डर किसने किया? मेरे हिसाब से तो जिसने कट्टा पकड़वाया। एग्जैक्टली, मर्डर उसने किया। करने वाले ने सही से मर्डर नहीं किया, मर्डर उसने किया। पर यहां पर जो ये सिचुएशन बनी, जो सिचुएशन क्रिएट हो गई, फिलहाल 302 में, मतलब कि अभी 103 बीएनएस के कानून में मैं बुक हो चुका हूं। लेकिन अब एक बंदा खड़ा हुआ था, छुप कर कहीं पर देख रहा था। हाँ। उस बंदे ने ये देखा, मान लीजिए कि मैं तुम्हें बिठा के अपने बुलेट पे ले गया। हाँ। और चुपचाप से रात को हम ड्रिंक कर रहे हैं, बुलेट पे उठा के ले गया। ये हमारा कैमरे मैन ने तुम्हें दूर से देख लिया कि भाई दीपक भाई तो वीरेंद्र भाई के साथ में गए। नेक्स्ट डे दीपक भाई की डेड बॉडी मिली। इसको बोलते हैं लास्ट सीन थ्योरी। लास्ट सीन थ्योरी। लास्ट सीन थ्योरी। बेशक से मैंने नहीं मारा या बेशक से मैंने मारा, फिलहाल पुलिस मुझे उठाएगी। लास्ट टाइम आप, मतलब आपको मेरे साथ ही देखा गया था। लेकिन जो वो 2 बंदे थे, एक ने मर्डर करा और एक ने करवाया, सजा एट द एंड दोनों को मिलेगी, एक बरी हो जाएगा? देखो ऐसा होता है, पूरा ट्रायल चलेगा, पूरा केस डिसाइड होगा क्या हुआ। अब मेरे बोलने से थोड़ी हो जाएगा, वो मुझे उकसा रहा था, वो अपनी स्टोरी बनाएगा। सर वहां खड़ा था, मेरे लाइसेंस की पिस्टल थी, ये आया, मैं वहां खड़ा हुआ, थोड़ी नहीं बहस हुई, इसने मुझे छीन ली, इसने उल्टा में 2 थप्पड़ मारे, मैं छीन ली, मैं बोलता इतने उसने गोली मार दी, मैं डर गया भाग गया। स्टोरी बनती है। अब देखो कोर्ट में क्या होता है, मैं सभी को बोलता हूं, जब आप कोर्ट में केस लड़ने के लिए जाते हो ना, पहले आपका डिफेंस क्लियर होना चाहिए। मैंने बहुत सारे ऐसे अपने लोगों से, अपनी फ्रेटर्निटी के लोगों से मिला हूं, केस तो चल रहा है, मैंने उनसे बोला कि आपका डिफेंस क्या है। कई बार ब्लैंक हो जाते हैं, उनका डिफेंस ही नहीं पता। आपने बोलता ना कुछ तो मजबूरी रही होगी, ऐसे कोई बेवफा नहीं होता है ना, तो आप कुछ तो कारण होगा।
वो केस अभी जैसे मान लीजिए, एक मैं बात बोलता हूं, अभी रिसेंट का केस है, मैं रिसेंट केस बताता हूं। कहीं पर क्या हुआ कि फर्जी आर्म्स लाइसेंस बढ़ गए। फर्जी आर्म्स लाइसेंस में क्यों बोल रहा हूं कि फर्जी आर्म्स लाइसेंस है? वो एक प्रॉपर प्रोसीडिंग है। आप जब लाइसेंस अप्लाई करते हो आर्म्स के लिए, उसकी प्रोसीडिंग है। आपका एक स्टेटस है, किस लिए चाहिए। सिर्फ पैसा बहुत है लाइसेंस थोड़ी मिल जाएगा आपको, लाइसेंस ऐसे नहीं मिलता। किस लिए चाहिए बताना पड़ेगा। ठीक है। एप्लीकेशन डालोगे, मेडिकल तामझाम सब डॉक्यूमेंट सारी आईटी सब कुछ लगता है। लगने के बाद में अप्रूव्ड होता है, आपका लोकल थाना आपकी वेरिफिकेशन करता है, वहां आपका इंटरव्यू होता है, उसके बाद जाकर डिसाइड होता है। बहुत सारी एप्लीकेशन होती है। कुछ लोग डिसाइड होते हैं कि इनको आर्म्स का लाइसेंस मिलेगा। अब उन्होंने क्या किया, किसी बंदे को पैसा दिया, उसने पैसा लिया, डॉक्यूमेंट सबमिट करे, वेबसाइट पे दिखा दिया, देख तेरा लाइसेंस बन गया। उसने ऑनलाइन देखा, वो भी इतना बड़ा गधा था जिसने वेरीफाई तक नहीं किया, उसने जानने की कोशिश तक नहीं की। यार बच्चा पैदा होने की उम्र है, 9 महीने में होता है वो। 2 महीने को चला के तुम्हें सामने बिठाएगा, तुम ट्रस्ट भी कर रहे हो, तो गधा कौन, तुम या कोई और? अब उसमें क्या हुआ, लाइसेंस भी सब कुछ हो गया। अब भांडा फूट गया। भांडा क्या फूटा कि एक रैकेट चल रहा था, फर्जी लाइसेंस बांटा करता था। अरे उसने पिस्टल भी ले ली, उसने आम ले भी लिया आम। अब उसमें क्या चीज है, अब यहां पर 2 बातें आती हैं। अगर वो ये बोलता है नहीं मैंने तो कुछ किया ही नहीं, मेरा तो लाइसेंस ओरिजिनल है, तो वो फंसेगा। इसका मतलब डॉक्यूमेंट्स में छेड़छाड़ जो भी हुई है, तो यहां पर चीटिंग और फॉर्जरी दोनों के दोनों सेक्शंस लगेंगे। आर्म्स एक्ट तो लगेगी, क्यों आर्म्स तो अभी लीगल हो गया ना, लाइसेंस काम तो है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही जिसने बात है। बेचा उस पर भी एक्शन होना चाहिए। अरे तूने वेरीफाई क्यों नहीं किया? इसका लाइसेंस होना चाहिए ना। हाँ। अगर वो बंदा ये बोलता है कि भाई मैं इस केस का एक्यूज नहीं, विक्टिम हूं, मैंने किसी बंदे को पैसा दिया, सारे प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स दिए प्रोसीडिंग करने के लिए। अपने देश में हर चीज का दलाल बैठा है ना। आप कुछ भी काम कराना चाहते हो, बीच में कोई ना कोई मीडिएटर बैठा हुआ है कि भाई मैं ये काम करवा दूंगा। उसने प्रोसीडिंग्स की, प्रोसीडिंग डॉक्यूमेंट लगा दिए, किसी एक कमिश्नर ऑफिस जाके खड़ा भी बाहर कर दिया, उसने दिखा दिया अंदर प्रोसीडिंग हो रही है, वेबसाइट पे नाम दिखा दिया, बंदे को क्या लगेगा, हाँ भाई मेरा तो लाइसेंस जेन्युइन है। जेन्युइन है। कौन वेरीफाई करवाता है? अब उसके बाद में जाके लाइसेंस भी ले लिया, उसने वेरीफाई नहीं करवाया। आपने मूवी देखी है वो बस एक बंदा काफी, एक मूवी है, उसमें पॉक्सो पर है पूरा, है ना, एक बाबा जी के ऊपर हाँ, बनी है ना। हाँ। तो उसमें बोलता है कि एक बार क्या हुआ, मैं जा रहा था तो एक गाड़ी पैर पर चढ़ गई। अब उसके ऊपर मैं किसको एक्यूज बनाऊं? हाँ, सही बात है। सरकार को, उस गाड़ी वाले को, या उसके बाप को, है ना। तो देखो ऐसा होता है कि आप जब चेन बनाते हो ना, तो इसमें गुनेगार सब है। गुनेगार कोई एक स्पेसिफिक नहीं है। उसी तरह से जहां पर गोली मारी छीन कर, तो जिसके पास आम वो लाइसेंस गन है, जिम्मेदारी उसकी है कि तेरा कोई असला छीन ना ले। अगर छीन लिया फंसेगा तू। थोड़ी सी एक बार आर्म्स एक्ट पर आते हैं। जरूरत क्या है आर्म्स एक्ट की? क्योंकि अभी मैं अप्लाई करने जा रहा था, लेकिन जैसे ही मेरे को पता लगा ना कि इसमें भाई आप है ना, किसी ने आप झूठ भी बोल दिया कि दिखाया भी था तो भी जब्त हो जाएगा। दिखाया भी जब्त नहीं होगा, पर आप पे एक्शन जरूर होगा। देखो है क्या, किसी को भय में डालना, किसी को फियर में डालना। लेकिन कोई फुटेज नहीं है, कोई कुछ नहीं कि कोई झूठ भी बोल देगा जाके। देखो ऐसा होता है, अपने देश का कानून क्लियर बोलता है, बर्डन ऑफ प्रूफ। अगर तुमने मुझ पर कोई केस अगर करने की सोच ली, यार मालूम है क्या है, मैं क्या बताऊं कि पुलिस वाला कॉम्प्रोमाइज्ड है। कॉम्प्रोमाइज्ड क्या है, जो बंदा चला गया साथ में गांधी जी को साथ लेकर, तो वहां पर कभी कभी उनकी एफआईआर लॉन्च हो जाती है। पुलिस वाले कई सारे फैक्ट को वेरीफाई नहीं करते। मैं लाइफ में बहुत केस देखे हैं। नॉर्मल 420 जैसा केस जिसमें कि आपको सीनियर ऑफिसर्स की परमिशन चाहिए, वो एफआईआर लॉन्च हो जाती है। कैसे हो रही है एफआईआर लॉन्च? आपको पता है, जब भी थाने में जो एसएचओ आते हैं, बोली लगकर तो आते ही हैं, पैसा चलता है। बोली लगकर एक एसएचओ आ गया, उसको पैसा कवर भी तो करना है। बड़ा क्लैशेस होता है। एक तो मैंने देखा है वकीलों और पुलिसों के, नहीं, वकीलों के और पुलिस के बीच में क्लैश नहीं होता। बहुत देखा है एक मैंने। बात समझाता हूं, लड़ाइयां देखी हैं। मैं आपको एक बात समझाता हूं। जब माइनस प्लस मिलेगा ना, तो माइनस ही होगा। नहीं, इसमें ऐसा होगा कि माइनस अपनी तरफ खींचेगा, प्लस अपनी तरफ खींचेगा। अब होता क्या, एक बुद्धिमान है और एक बेवकूफ है। चाणक्य ने क्या बात बोली है? चाणक्य बोलता है, समझदार के आगे बेवकूफी की बातें करना और बेवकूफ के आगे समझदारी की बातें करना, मतलब आपसे बड़ा उल्लू का पट्टा कोई है ही नहीं। आपको देख के बात करनी है। अब आप गए हो, आप नौसिखिए हो, मान लो नौसिखिए कोई भी हो सकता है, आप नौसिखिए हो और जाकर आप कानून झाड़ रहे हो और सामने समझदार बैठा हुआ है। अब अगर उसने ये बोला कि भाई ऐसा नहीं होता, तू किताब पढ़ ले, तो उसको पिंच होगी, मैं तो वकील हूं। अगर तुमने उसको बोला कि भाई साहब वर्दी तक में नहीं बैठे हो, बंदा बिठा लिया अरेस्ट करके, तो उसको पिंच होगी, मैं तो पुलिस वाला हूं। ईगो क्लैशेस बहुत है। ईगो क्लैश होती है। पर एक बात याद रखना, कभी हमेशा जो विद्वान होता है ना, विद्वान पढ़ा लिखा आदमी होता है, वहां ईगो क्लैश नहीं होती। वो चला जाता है, वो नहीं, वो जाके बात करता है, वो जाके बोलता है ठीक है आपने भाई साहब इसको अरेस्ट कर लिया, सब ठीक है, प्रोसीडिंग कर रहे हो, कम से कम थोड़ी लीगल प्रोसीडिंग्स को फॉलो भी तो कर लो।
तो बोलेगा नहीं नहीं वकील साहब सॉरी यार चलो अभी इतना तो चलता है, समझ आती है ना स्त्री, वो बिठाएगा चाय पानी पिलाएगा, हो सकता है लंच भी कराए। बदतमीजी से तो देखो, बदतमीजी कोई किसी की नहीं झेलेगा, ना मैं आपकी ना आप मेरी, कोई किससे कम नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हो आप। तो मैं इसलिए बोलता क्लैश होने की जरूरत नहीं है दोस्त। यार समझदार जो लोग होते हैं ना, ये लड़ाई झगड़ा करना, वो लोगों की फालतू में कंट्रोवर्सी में पड़ना बेवकूफों का काम है। अरे समझदार पे टाइम ही नहीं है। आप जैसे क्रिमिनल लॉयर हो, और क्रिमिनल लॉयर यानी कि सिर्फ और सिर्फ क्राइम के इर्द गिर्द ही गिरा हुआ। एक क्राइम हुआ, आपने एक क्रिमिनल का, आप लॉयर हो, आपने उसको डिफेंस किया, आपने उसको बचाया, लेकिन सामने जिसने उससे क्राइम किया, ऑर्गेनाइज क्राइम, वो भी सामने भी क्रिमिनल ही है, तो फेस नहीं करना पड़ता कभी ये? देखो पहली बात तो ना, मैं बार बार हर बार पॉडकास्ट पे एक बात बोलता हूं, मेरा क्लाइंट क्रिमिनल नहीं है। कारण जब तक दोष सिद्ध ना हो जाए तब तक वो क्रिमिनल की संज्ञा में नहीं आ सकता। और चलो दोष सिद्ध हो गया तो मेरे पास अभी पावर है कि मैं उसकी अपील लगाऊंगा हाई कोर्ट जाकर। हाई कोर्ट भी तो उसको एक्विट मार सकता है। हाई कोर्ट ने भी कन्विक्ट कर दिया तो मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा। जब तक मेरे पास रेमेडी है तब तक आप उसे क्रिमिनल डिक्लेयर नहीं कर सकते, पहली बात। अब लोगों का क्या है कि लोगों ने ना वर्ड को बोलते ना, अर्थ का अनर्थ बन जाता है। एक आदमी के घर पर पुलिस वाला आ जाए और बेल बजा दे, पड़ोसी बाहर निकल के देखते हैं, होता ही है ना ऐसा। क्या कर दिया भाई, पुलिस वाले डालेंगे। मैं ही वकील और मैं किसी लोकल मोहल्ले में किसी घर पे चला जाऊं तो बाहर निकल के लोग पूछें वकील साहब क्या हुआ। उन्हें जानना नहीं है भाई, काम दुनिया भर के पड़ते हैं। किसी के हाथ में चाकू है, वो किसी मर्डर करने नहीं जा रहा है मेरे भाई, 50 काम हो सकते हैं। तो लोगों की सोच ऐसी है ना। सोच अब ऐसी है। क्रिमिनल है, क्रिमिनल मेरे पास आया, अब सामने बैठा हुआ है, उसने कोई अपराध कर दिया, तो ये मेरा कर्तव्य और मेरी ड्यूटी बनती है पहले मैं उसके केस को डिटेल में जानूं, पूछूं क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, तू करता क्या है, तेरी फैमिली में कौन कौन है, क्या पहले तूने कोई अपराध किया है, पहले किसी केस में तेरा नाम आया है, तू आईटीआर भरता है कि नहीं भरता है, तू देश का नागरिक कैसा है, जिम्मेदार है भी कि नहीं है। सही ये बात है। सब कुछ जानना एक मेरी ड्यूटी बन जाती है। फीस तो एंड का पार्ट है, ये एंड में डिसाइड करेंगे तेरी फीस लेनी नहीं लेनी। हो सकता है कि तूने बस मिलने के पैसे दिए, तेरा केस नहीं लड़ूंगा मैं, जाओ बाय। ऐसा भी हो सकता है। बहुत बार होता है, मैं तो बहुत बार किया ऐसा। किस सिचुएशंस पे? जब वो सच नहीं बोलता। सिर्फ सिचुएशन एक ही है, सिर्फ कंडीशन एक है, तू सच बोलेगा बैठकर। बाकी तो मेरा धर्म है केस लड़ना, आप जो मर्जी कांड करके आओगे, आपको अधिकार है। देखो आपको अधिकार है अपना केस लड़वाना, केस लड़वाना। देश का संविधान आपको यही बात बोलता है कि आप केस लड़वाओ, और मेरा कर्तव्य और मेरा धर्म बनता है आपको डिफेंड करना। तो मैं कोर्ट में आपकी बात को लेकर खड़ा होऊंगा। अब हम तो वकील वैसे ही बदनाम है कि हम तो झूठी बोलते हैं, वी आर रेडी, वी एक्सेप्ट इट। ठीक है झूठ बोलते हैं, पर फिर आप भी सच बोल के हमारी झूठ को काट के दिखाओ ना। कोर्ट है, देखो कोर्ट में माहौल गर्म होता है, और जो गर्म होता है, अभी जो एसएचओ साहब कोर्ट में खड़े हैं और अभी हम उनको बार बार बोल रहे हैं कि मतलब बोलते ना अंधा बाटे रेवड़ी मुड़ खुद को दे, मतलब आपके मन का जो आएगा वो डॉक्यूमेंट आप लगाओगे चार्जशीट में, और जो मन का होगा नहीं लगाओगे। जो मेरे फेवर का डॉक्यूमेंट आपने लगाया नहीं चार्जशीट के अंदर, और जो आपके थे जो आप मेरे को फंसा सकते सारे डॉक्यूमेंट लगा दिए, ऐसे कैसे पॉसिबल है। तो मेरे पास राइट है, मैं एप्लीकेशन लगाऊंगा एक कि पूरी प्रोसीडिंग का जितने भी डॉक्यूमेंट आज तक आए थे सारे डॉक्यूमेंट लेकर आए। आपके पास ना राइट सारे हैं, राइट सारे, सब अधिकार पता आप नहीं है, लेके लेकिन जाओ। हमें इस्तेमाल कैसे पता करना नहीं है, पता नहीं है। देखो पढ़ने से बोलते ना कि आप बार बार पढ़ना पड़ता है। मैं आपको एक बढ़िया बात बताता हूं, आपको बहुत सारे वकील लोग मिलेंगे, बहुत इंटेलिजेंट हैं, बहुत एजुकेटेड हैं, सब कुछ आता है, बोल नहीं पाते। हम जब पढ़ते थे बचपन में तो ना हमारे बुजुर्ग लोग, फादर मम्मी सब लोग बोलते थे कि बेटा लिख लिख के पढ़ो, लिख लिख के पढ़ो, बोलते हैं लिख लिख के पढ़ो, और बोलो बोल बोल के पढ़ो, लिखो पढ़ो, ऐसे बोलते थे। तो हुआ क्या, हमने बहुत सारी पोथियां किताबें तो पढ़ ली, हम स्टूडियस हैं, हम बुक फॉर्म है, किताबी कीड़े हम लोग, सब कुछ कर रहे हैं, पर जैसे ही बोलने का नंबर आता है वो वर्ड गायब हो जाते हैं। बोलना एक आर्ट है दोस्त, बोलना एक आर्ट है, पढ़ना भी एक आर्ट है। बिल्कुल सही कह रहे हो आप। मैंने देखा है बहुत सारे पॉडकास्ट पे, मेरे यहाँ पे बहुत सारे ऑकल्ट एक्सपर्ट्स आते हैं जिनके पास ज्ञान भी नहीं होता, लेकिन वो उसको बोलते प्रेजेंट ऐसे करते हैं कि वो मिलियंस में जानी जानी है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। आपका ना देखो मैं बताऊं, अच्छा आप स्पीकर कब बनते हो, जब जो दिल बोलता है वो बोलते हो। रटी रटाई बातें जब कोई इंसान बोलता है ना, पता चल जाता है, भाव के साथ बोलते हो, भाव के साथ, भाव के साथ जब बोल रहा होता है। आपने वो एक सीरीज देखी होगी, उसमें ना वो बैठा होता है, मैं नाम बोल रहा हूँ उसका, क्या है उसका एक्टर का, वो बैठ के बोलता है, कह रहा है, उसका सीनियर होता है शायद सलीम नाम, क्या नाम होता है, कह रहा है यार आसिफ यार तेरे से एक बात बोलूं, फिर देखता है सॉरी सर आप, मैं तेरे थोड़ी देर सलीम बोल सकता हूँ, नाम बोलता है उसका, और नाम जो भी होता है, कहता हाँ बोलो, कहता साड़ा जो दिल में मन करे ना ढंग से बोल, कोई पर मतलब बैंड कोई किसके बारे में क्या सोचता है, ऐसा बोलता है उसको, अपने सीनियर को बोल रहा होता है, और वो हंसता है, और वो कहता है कि जब भी तू ऐसे कुछ बातें बोलता है मुझे बड़ा अच्छा लगता है। देखो आप दिल से बोलो,
आप दिल से बोलो, जो आपको आता है उतना बोलो, ठीक। आप जब बनावटी दुनिया में जीते हो ना, 50 तरह कॉम्प्रोमाइज करते हो। ये कॉम्प्रोमाइज तुम्हें जिंदगी जीने नहीं देता। जो शरीफ बनकर मुखौटा लगाकर घूमता है, सबसे बुरी जिंदगी वो इंसान जी रहा होता है। हर जगह कॉम्प्रोमाइज, हर जगह कॉम्प्रोमाइज। मैं गाली नहीं दूंगा, मैं गलत वर्ड नहीं बोलूंगा, सभ्य भाव से रहूंगा। आप आओ जी, आओ जी, वो जिंदगी में उसके जी हुजूर में लगी जाती है। पूरी जिंदगी जी हुजूर, आओ जी हुजूर, क्या जाओ बात जी है हुजूर। भैया, क्या बात है। ये आपने जितने भी शरीफ हैं, शरीफ बनने की कोशिश मत करो कि समाज है, जो हो वही बदमाश रहो। बनो, बुरे बनो। बुरे बनोगे तो ही जिंदगी सही से चलेगी। आस पड़ोस का पड़ोसी जो होता है ना, पड़ोसी जो होता है, वो उनको ज्यादा सताता है जो शरीफ लोग होते हैं। वो शरीफ होते नहीं है, शरीफ वो बन रहे होते हैं। नहीं, आपने जो समाज देखो, हमारे समाज ने ना, हमारे पुराने रीति रिवाजों ने हमें दब्बू बनना सिखाया। दब्बू क्या बनना सिखाया? गलत नहीं करना किसी का, किसी को गलत शब्द नहीं बोलना किसी को। कोई तुम्हें बोलता तो चुप रहो, कोई बात नहीं, वो आदमी गलत है। नहीं, कृष्ण ने ऐसा नहीं सिखाया। होता। कृष्ण कह रहे हैं मार इसके साले के रैपर दो। उसको उधेड़ दे, उसको उधेड़ दे पकड़ के। यही पर कह उन्होंने रहे भी लास्ट तक, देखो एंड तक भी, आप किशन जी की बात कर रहे हो तो एंड तक भी गए तो थे दुर्योधन को समझाने। रश्मि रति कितनी बढ़िया बात बोलते हैं ना, बागा विघ्नों को चूम चूम, सह धूप गाम कंकड़ पत्थर, पांडव आए कुछ और निगर, भाग्य ना हर दिन सोता है, देखो आगे क्या होता है। जीवन ना, आप जब कोई चीज समझते हो, किशन जी तो खड़े हैं ना, बोलने शांति का संदेशा लेकर गए हैं, पर गधा दुर्योधन तो बैठा है ना वहां पर, बुद्धि भ्रष्ट, शरीर से ताकतवर है बहुत ज्यादा, बुद्धि भ्रष्ट है। बुद्धि भ्रष्ट है। अपना वो है ना स्टीव हॉकिंस, पूरा शरीर खराब है, दिमाग बहुत तेज है। दिमाग बहुत तेज है। अरे उसके जैसे बन जा मेरे भाई। एक आदमी का शरीर डेड है, बुद्धि बहुत तेज है। एक आदमी शरीर से बलवान है, बुद्धि डेड है। आप समझो, पिटाई होनी तय पिटाई होनी तय है। जो बंदा ज्यादा अखड़ू बने घूमता है, उसकी जिंदगी ज्यादा लंबी नहीं होती, धर लेता है उसे कोई ना कोई। समझदारी। अरे रणछोड़ रहा है हमारे किशन जी का नाम। बिल्कुल सही बात है। अरे जब तुम्हें लग रहा है गलत है तो जब निकलो। 100 गालियां माफ और 101 पे। एक ना डायलॉग याद आ रहा है, बोल देना चाहिए। एक हमारा एक जानकार है, तो उसने बोला, कह रहा भाई देख, दिल फट्टू होना चाहिए, जान का जोखिम कोई नहीं। तो सोचो, मतलब लोग ऐसे भी हैं। अब यार अपने हक के लिए लड़ना पड़ेगा ना। बिल्कुल सही कह रहे हो आप। अगर आपको गलत लग रहा है, अगर हम फट्टू बन के खड़े होंगे, भाई साहब पता क्या होता है, जब कोर्ट में खड़े होते हैं ना, कोर्ट छोड़ो, पुलिस स्टेशन में खड़े होते हैं, वो भी छोड़ो, कहीं भी खड़े होते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि हम कई बार खड़े और वहां पुलिस पहुंच के हमारे बंदे को अरेस्ट करने, उसके सामने पहले उसका वकील खड़ा है, और वकील दिलेर है ना, वकील में दम है, वो उसे कुछ नहीं होने देगा। आपको अपने वकील पे कॉन्फिडेंस रहना चाहिए, बहुत कॉन्फिडेंट होना चाहिए। डरो नहीं, घबराओ नहीं, वकील ने जो बोला उतना काम कर लो। आपको टच कर दे। मेरा बीच की बात यही थी कि कभी काफी सारे क्रिमिनल आपको भी तो धमकी देते होंगे फोन करके। बहुत नहीं आते, फोन भी आते हैं, कई बार कोर्ट में भी हो जाता है ऐसा। अब यहाँ पे दो बातें आती हैं। मैं कोर्ट में खड़ा हूं, मैं किसी का मर्डर केस लड़ रहा हूं, जिसको उसने मारा हो सकता है वो भी किसी का गैंगस्टर रहा हो, कोई किसी एक ग्रोह का बंदा हो, मैं वही कह रहा हूं। और जिसका लड़ रहा हूं वो भी ऐसे ही हूं। तो वहां पे अक्सर बोल देते हैं कुछ, उसे कान में प्यार से बोलता हूं मैं कहता मैंने कुछ बोला तो बिना पिटे जाएगा नहीं। सारे वकील बढ़ जाएंगे तेरे, सबसे बढ़ जाएंगे तेरे। और मैं बोलना चाहता नहीं, वो तेरा मन तूने बोल दिया, मेरा मन मैंने बोल दिया। और ज्यादा मैं किशनवादी तो हूं नहीं कि जो होगा अच्छा होगा। अगर भाई तू कुछ गलत करे, गलत तो कुछ हम नहीं करेंगे, छोड़ेंगे तो बिल्कुल नहीं। भाई किसी के पीछे एक बार वकील पड़ जाए ना, देखो आप अगर बिल्कुल ही जिंदगी को दांव पे लगाए घूम रहे हो तो एक बात अलग है, पर आम जनता को बता रहा हूं मैं, आम जनता को, या कोई भी बंदा किसी पोस्ट पे बैठा अगर हो, एक प्यादा सा, एक बिल्कुल छोटा सा एक वकील जिसने अभी वकालत करी है, अगर पीछे पड़ गया ना, आपकी कई पुश्ते छोड़ो, आपकी आत्मा धरती पे अवतरित होने मना कर देगी। फैक्ट बता रहा हूं मैं आपको। ये मान लो, देखो पुलिस के अंदर बताता हूं मैं आपको, पुलिस के अंदर, पुलिस में एक नॉर्मल सा हवलदार है ना, आपका बहुत कुछ बिगाड़ सकता है, वो बहुत कुछ बिगाड़ सकता है। वो आप केस में नाम डाल देगा, अब भुगतते रहोगे जाके कोर्ट कचहरी। वो इतना बोल देगा, मैं आया, इससे सवाल पूछे, इसने मेरे को मतलब थप्पड़ मार दिया, मेरी वर्दी पे हाथ लगाया, इसने मेरी नेम प्लेट तोड़ दी, बस बहुत है, आप केस बन जाएगा, है ना। उसका यहीं तक बस सीमित है। अब एक वकील के पल्ले पड़ गया आप, वो वकील अपने काम धाम करता है, अपने काम से मतलब है, नॉलेजफुल है, और वो फालतू नहीं करता, और आप उसके बैठ गए। लेकिन वो रोज कोर्ट रूम जा रहा है। अरे वो तुम्हें बुला बुला के तंग कर देगा, काम धाम छिड़वा देगा तुम्हारा, वो 50 केस तुम पे और लगवा देगा साथ में। मैं तभी तो बोल रहा हूं, तुम्हारी पूरी जिंदगी कोर्ट कचहरी में लग जाएगी, काम धाम नहीं होने वाला। कोर्ट रूम का ऐसा कोई किस्सा बताओ जो बहुत बार
आपको मेमोराइज होता हो, बहुत बार आप बैठ के सोचते हो और देखते हो यार? देखो मैं ना 2-3 बातें बताता हूँ। पहली बात तो कोर्ट जो ना, कोर्ट एक तरह से आप ये मानो कि सिनेमा चल रहा है, एक मूवी चल रही है। उस मूवी के किरदार जो बैठे हैं ना, किरदार कौन कौन है? मुजस्सा बैठे हैं, एक साइड उनका रीडर खड़ा हुआ है, एक साइड पीपी साहब खड़े हैं, एक साइड मुझ जैसे एक वकील खड़ा हुआ है, एक जगह आईओ खड़ा हुआ है, अपनी बातें बोल रहा है, कोर्ट की कुछ भीड़ है, सब लोग देख रहे हैं, सब देख रहे हैं ना, वह पिक्चर चल रही है और सब अपने अपने किरदार को भरपूर अच्छी तरह निभा रहे हैं, अपनी बातों को बोल रहे हैं। अब चाहे तो मैंने कितने ही अच्छी तरीके से केस को प्रेजेंट किया हो, अगर मेरे को रिलीफ नहीं मिला तो उसका जजमेंट देने वाला जज नहीं है वहां पर, मेरा वो क्लाइंट है। अब क्या मैंने बात? पूरी दम से क्या बात है, बहुत बड़ी बात बोली आपने। मैंने हिम्मत करके केस को लड़ा और उस केस में रिलीफ नहीं मिला। उस 2 मिनट में क्लाइंट के लिए वकील खराब हो गया। और देखो मालूम है, एक ना कोई भी क्रिमिनल वकील जो होता है ना, उसको पता होता है इसकी बेल कब होगी, उसको पता होता है इसको सजा होगी कि नहीं होगी, उसको पता होता है छूटेगा कब, उसको यह भी पता होता है मेरे क्या करने से इसके साथ क्या हो सकता है। कई सारे वकील, या देखो हमारा घर परिवार वकालत से चलता है और वकालत पैसे से चलती है भैया। ये लेकिन बहुत बड़ा प्रश्न है चुनाव करना एक अच्छे वकील का। बहुत टफ है, बहुत टफ है। वो डुबा भी सकता है आपको और वो निकाल भी सकता है। देखो आप जब किसी के हाथ में केस दे रहे हो ना, तो अपनी जिंदगी हाथ में दे दी उसके आपने। एक ना बहुत बढ़िया बात बोलता हूँ, एक बार क्या हुआ, मेरे दिल मतलब ऐसा हुआ और मैंने बोल दिया कोर्ट में, तो जज साहब थोड़े से ऑफेंड तो हुए, बट ठीक है, वो हमने थोड़ा मैनेज कर लिया। एक मैंने ऐसे ही बोल दिया, मैंने बोला कि पेशेंट इज डेड बट ऑपरेशन इज सक्सेसफुल। तो कह रहे अब हुआ, सब कुछ चल रहा था, तो जज ने बोला वकील साहब बस यही कर सकता हूं, पैरिटी ग्राउंड है, सब कुछ ये भी और वो भी है, इतना कर सकता हूं, रिमांड बैक कर दूंगा वापस, उसके बाद चले जाओ नीचे वाले जज के पास, अपनी बेल लगा लेना। और मैंने ये बात वर्ड बोल दिया कि पेशेंट इज डेड बट ऑपरेशन इज सक्सेसफुल। कि सर मेरा तो मिला ही नहीं रिलीफ, मुझे छुट्टियों पे जा रहा है कोर्ट और आपने बोल दिया नीचे ले जाना, ऑपरेशन सक्सेसफुल। सर ये तो नहीं चलेगा, अब डिसाइड कर दो ना, आप अगर मेरी बिल डिसाइड कर दोगे मैं ऊपर जाऊंगा, आपने उल्टा रिमांड बैक कर दिया नीचे के लिए। कोर्ट में कई बार ऐसी ऐसी घटनाएं हो जाती है ना कि आप उसको एक्सपेक्ट नहीं करते हो, आप सोच कर जाते हो आज 100% सामने वाले को एक्विटल हो जाएगा, बरी हो जाएगा, या आज उसको बेल मिल जाएगी, या कोई एप्लीकेशन लगाई वो अलाउ हो जाएगी। कोर्ट में जाते हैं, पता नहीं क्या चल रहा होता है कोर्ट में, जज साहब को समझ नहीं आती बात। ऐसा होता है, बहुत बार होता है। अब कोई इंसान बोले कि हो सकता है जज साहब घर से लड़के आए हों, भाई किसी को लगे चाहे ना लगे, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूं, मैंने लाइफ में फेस किया है कई बार कि जजेस उस चीज को 100% रिलीफ दे सकते थे, नहीं दिया। और मैंने ये भी देखा है कई बार कि जिसमें हम एक्सपेक्ट नहीं करते कि आज रिलीफ मिलेगा, ओके अलाउ, बिल अलाउ। आप ये मत सोचना कि आपने बहुत बड़ा वकील खड़ा कर लिया। इसका सूत्र क्या है? सूत्र सिर्फ इतना सा है, देखो आप जब कोर्ट में खड़े होते हैं ना, तो कई बार क्या होता है, आप अपने केस को ना इतना हाईलाइट कर लेते हो बहुत बड़े से बड़े वकीलों खड़ा करके कि वो केस इतना हाईलाइट हो जाता है कि जज साहब कहते हैं अगर मैंने गलत ऑर्डर दे दिया, अंडर प्रेशर, अगर मैंने गलत ऑर्डर दे दिया चैलेंज हो जाएगा, बदनामी हो जाएगी। और अगर मैंने डिसमिस मार दिया, फूक के रखते हैं। पता क्या होता है, किसी भी मतलब कोई भी जजेस हो, उनके लिए चीजों को डिसमिस करना आसान है। डिसमिस करना आसान है, कोई सवाल नहीं पूछेगा इतना ज्यादा, अलाउ करना बड़ा मुश्किल है। एनडीपीएस की बेल हो, पॉक्सो की कोई बेल हो, मर्डर की कोई बेल हो, गैंग रेप हो, आपके ईडी के मामले हो, करें आपने सारे करें, तभी तो बता पा रहा हूं। इसके अंदर आपको जितने भी पुलिस वाले हैं ना, वो पीसी एक्ट से बहुत डरते हैं। पीसी एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988, बहुत डरते हैं इससे। क्या क्या क्राइम पुलिस वालों को लपेटना है ढंग से, इसके अंदर क्या क्या क्राइम मैं बता रहा हूं, अगर पुलिस वालों ढंग से लपेटना है ना, पीसी एक्ट पढ़ लो। सब बोलते हैं ना हम लोग सभी वकील बोल रहे हैं कि आपको पुलिस वाला कोई करे तो ऐसा करो, यहां कंप्लेंट करो, वहां कंप्लेंट करो, ऐसे कर दो वैसे कर दो। नहीं, मैं कहता नहीं, आपको रिलीफ नहीं मिलेगा। एक बार मेरे कहने से पीसी एक्ट पढ़ो, स्पेसिफिक सेक्शंस भी हैं उसके अंदर, सेक्शन 8 पढ़ लो, 13 पढ़ लो, 17 पढ़ लो। यह भी लिखा है उसके अंदर कि आपके साथ किसी पुलिस वाले ने अगर आपने ब्राइब उसने मांगी तो आपको इतने डेज के अंदर ही आप कंप्लेंट दे सकते हो। उसके बाद में जो कंप्लेंट है ना, थोड़ी वीक पड़ जाती है। ओके, आपसे पुलिस वाला पैसे मांग रहा है और आपको पता है गलत पैसे मांग रहा है, एंटी करप्शन पहुंच जाओ। यही है इसका तोड़। यार मैं तो तोड़ ताड़ देखे नहीं, मैं तो कंप्लेंट लोग डेली डाल के आते हैं, जब हम सुपीरियर के पास गए थे, हम इसके पास गए थे, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, कोई एक्शन नहीं होते। अरे वही डिपार्टमेंट बैठा है। आप अगर रियलिटी की बात करोगे ना, किताबी ज्ञान से अगर मैं साइड चलूं तो आपका ये पूरा पॉडकास्ट 5 घंटे का छोटा पड़ेगा। अगर मैं सच्चाई की बात करूं, कोर्ट में होता क्या है,
इतने सारे अपनी जिंदगी के केस लड़ने का एक्सपीरियंस बता रहा हूं मैं आपको। हर स्टेट, पूरे देश का संविधान एक है, पूरे देश का BNS, BNSS, BSA एक है, प्रोसीडिंग अलग क्यों? हर कोर्ट अपने हिसाब से चल रहा है। बिल्कुल सही बात है। मैं देखता हूँ केरला कोर्ट हर में- जगह अलग है दोस्त, हर जगह अलग ये है। देखता वो हूं। अपने हिसाब से चल रहा है। कोई किसी को मान रहा है, कोई किसी को नहीं मान रहा है। आप आर्गुमेंट आधे घंटे कर रहे हो, जब साहब बैठे आधे घंटे बहस हो गई, ठीक है ऑर्डर करूंगा 4 बजे। अरे भाई, हम बहस बोलते हैं इसको, हम आर्ग्यूमेंट करने आए हैं, हम स्टोरी सुनाने, हम स्टोरी डिसाइडर्स नहीं है, स्टोरी टेलर नहीं है। आप हमसे मुद्दे पूछो। आप मेरी बेल को डिसाइड करने के लिए जा रहे हो, डिसमिस मारने के लिए जा रहे हो, कृपया करके मेरी गलतियां मुझे पता तो चले। नहीं बताते। ऑर्डर बन के आता है। इवन जो हमने पिटीशन में मेंशन किया है, उस हमारे जो हमने बोला है उसके अंदर कि हमारे रिबिटल से सारे ये हमारे ग्राउंड्स है, उन सारे ग्राउंड्स को भी डिसाइड नहीं करते हैं, ऑर्डर बन जाते हैं। पुलिस वाले झूठ बोल देते हैं, झूठ बोल रहे हैं खड़े होकर विदाउट एनी एविडेंस। अच्छा वकील तो पकड़ लेगा। अभी रिसेंट का केस बताता हूं मैं आपको। बताइए बताइए। एक केस में मैंने बोला कि मलर्स के पेज नंबर पे ये, इस पेज पर देखिए फोटोज। अब मैं एक्चुअल केस बता रहा हूं आपको कि सर इस पेज पर फोटोज लिखी हैं, फोटोज क्लिक्ड है और लिखा हुआ है कि ये सारी की सारी फोटोज रात को 11 बजे इस डेट को क्लिक की गई है। ठीक, एक डेट है मान लीजिए एक्स को सारी फोटोज हुई हैं, वाई को NDPS केस में 450 का नोटिस दिया गया है। मैंने कहा सर मुझे सिर्फ इतना जानना है इसके अंदर पहले NDPS का नोटिस होगा या पहले उसका सर्च और सीजर होगा। तो वो जब साहब कह रहे वकील साहब मुझे पेज नहीं मिल रहा, आप कौन से पेज की बात कर रहे हो? मैं जनाब फाइल मेरे को दो, कोर्ट फाइल मैं दिखाता हूं कहां पर है। सर वो मेरी फाइल में तो है। मैं फाइल लेने जब यहां तक पहुंचा तो वो मिल गया साहब को कि अच्छा इस पेज पे है। अब मुझे नहीं पता वो डेलिबरेटली था या नहीं था, मुझे नहीं पता। मैं किसी को भी बंदे को मैं नहीं क्रिमिनलाइज नहीं कर सकता, किसी को मैं एक्यूज नहीं बना सकता, ना किसी के बारे में गलत बोल सकता। हो सकता है गलती रही हो। अरे पेज तो एक ही होता है, 60 के बाद एक स्टडी तो आता है। अब कैसे बोलूं इसको? अरे उसको छोड़ो, मैं तो विद एविडेंस बात कर रहा हूं। एक और सुनो केस। अभी मैंने डिफॉल्ट बेल एक बंदे के लिखा है। डिफॉल्ट बेल क्या, पहले आप ये जान लो। आपको मैं एक बहुत बढ़िया बात बताता हूं आपको, जो बात मैंने ना किसी पॉडकास्ट बोली। मैं इसलिए बोलता हूं कि जब पॉडकास्ट होते हैं ना तो प्लान्ड नहीं होने चाहिए, मजा आता है। तुम सवाल पूछ रहे हो, मजा आ रहा है मुझे बोलने में, और मेरे दिल में आ रहा है, मैं बोलता जा रहा हूं सारी चीजें, है ना। अब इसमें मैं तुम्हें एक बात बताता हूं। एक बंदे ने मुझे बहुत बढ़िया सवाल पूछा एक पॉडकास्ट में, और ऐसा होता है कि हम जब जवाब देते हैं ना, हम भी सामने वाले देखते हैं कि वो बंदा कितनी इंटेलिजेंसी रखता है और कितना वो पोटेंशियल रखता है कि हमारे सवालों को हजम कर पाएगा, नहीं जवाब को हजम कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। तो उसने बोला सर मुझे एक बात बताओ कि एक केस में एक मेरे बंदे को पुलिस ने उठा लिया, पुलिस ने अरेस्ट कर लिया, अब उसको छुड़वाना है। बाद में पुलिस वालों को पता चला अरे यार इससे तो बहुत बड़े लिंक है हमारे, वो पुलिस वालों खास है। अब चाहे गांधी के साथ खास हो गया हो या वो लिंक से खास हो गया, कैसे भी हो गया। अब मैं गया, मुझे छुड़वाना है, और पुलिस वाले को वहां पर जो बैठा अरेस्ट किया उसको अरेस्ट करना है और छोड़ना भी है। अब इस सिचुएशन में क्या करें वकील साहब? हम ज्यादातर लोग क्या करते हैं, अगर किसी ने उठा लिया तो गांधी जी के साथ में लेन देन करते हैं ना, बिल्कुल कि सही भाई बात। छोड़ दो, यही तो होता है। हाँ। अब वो तो चलेगा नहीं क्योंकि अरेस्ट तो कर चुका वो, और वो छोड़ सकता नहीं। एक समझदार वकील ने बोला कि वकील साहब, उससे बोला कि भाई साहब आपने अरेस्ट तो कर लिया और बंदा सामने बैठा है, अब ये जेल भी जाएगा, आपको एक बात बोलूं, आप क्या कर सकते हो? क्या? मैं कहा प्रोसीजर को लैप्स कर दो। तो कह रहा वकील साहब वो कैसे होगा? मैंने कहा समझदार हो यार, आप पुलिस वाले हो, आपके एक प्रोसीजर लैप्स से बंदे की बेल हो जाएगी। होता क्या है, अपने देश के कानून में ना जितने रिजिड प्रोविजन किसी को अरेस्ट करने के हैं ना, उससे ज्यादा ऑप्शंस उसको बाहर निकालने के हैं। आप किसी बंदे को अरेस्ट कर लो, एक सही वकील को क्या करना चाहिए, अभी किसी बंदे को उठाया, अरेस्ट कर लिया, मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर दिया। ज्यादातर केस में क्या होता है, एक नॉर्मल रूटीन में क्या होता है, पेश कर दिया बंदा जेल जाएगा, सबकी रूटीन है ये। थोड़ा बहुत बंदा आर्ग्यूमेंट कर लेगा, बेल दे दो। अच्छी प्रैक्टिस यह है कि वहीं खड़े होकर मजिस्ट्रेट के सामने वो सारे पेपर्स देखो जो पुलिस वाला लेकर आया है। ओके। अब समझदार वकील उसमें कमियां निकालेगा कि सर इसमें तो सर खुद दिखा रहा है, अरेस्ट किया था कल इसने, कल दोपहर में 1 बजे, सर 5 बज रहे हैं, 28 घंटे हो चुके हैं, ये इसको इल्लीगल कस्टडी बोलते हैं। 24 घंटे से ज्यादा नहीं होनी नहीं चाहिए। रख सकते। हाँ। फिर अरे जनाब इसके अंदर तो मेडिकल ही नहीं है, बिना मेडिकल ही अरेस्ट कर लिया बंदे को, बिना मेडिकल यहां पर लेकर आ गए। जनाब इसमें तो ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट ही नहीं है, ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट के बिना तो आप जेल ही नहीं भेज सकते, ये तो रूल है, नियम है। सर रीजंस ऑफ अरेस्ट नहीं है,
वो पुलिस वाला बोलता है ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट है तो सर देखो ये रे, हम उसको बोलते हैं भाई साहब कानून ढंग से नहीं पढ़ा आपने, ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट इन रिटर्न होने चाहिए, इन टाइप्ड नहीं होने चाहिए। ये टाइपिंग है, आपका बना हुआ फॉर्मेट है। एक केस था मेरे पास, ये डीपली बात बता रहा हूँ, जिस पर निकाल दूंगा बंदे निकल जाता है इजीली। नहीं, मेरे को एक छोटा सा पहले बेसिक क्वेश्चन पूछना है, क्योंकि बहुत सारी जनता के दिमाग में ये बात आ रही होगी भैया। बेकसूर अगर आपके पास कोई आया, चलो बहुत से आते हैं, पहले ले लेते हैं कसूरवार आया जिसने कोई क्राइम किया हुआ है, लेकिन आपका काम है उसको बचाना, तो उसमें एक समझदार वकील को जद्दोजहद करनी पड़ेगी। लेकिन आप जैसे वकील को अगर कोई बेकसूर आया, कितने % चांस है कि वो बरी होएगा ही होएगा बंदा? देखो ऐसा होता है, मैं आपको बताता हूँ, वैसे तो जो कांड करके आते हैं वही बरी हो जाते हैं, ऐसी बात नहीं है। हाँ, बात तो इनोसेंट तो हो ही जाएगा। मैंने अभी थोड़ी देर एक बात बोली थी आपको, देखो आप, ये जरूरी नहीं है कि कितने सारे एविडेंस इकट्ठे कर लिए, जरूरी यह है कि कौन सा डॉक्यूमेंट काम का है। यह जरूरी नहीं है कितने गवाह कोर्ट में गवाही दे गए, जरूरी यह है कौन सा गवाह काम का है। बेकसूर को जब टांगना है ना ढंग से, तो प्लानिंग ऐसी होती है ना दोस्त। देखो मान लो किसी, नहीं, आप बचा सकते हो बेकसूर को यार, क्यों नहीं बचा सकते? एक प्रोसीजरल जो लैप्सेस है ना, हाँ। एक अच्छा वकील क्या करता है, अच्छा वकील क्या करेगा, अच्छा वकील आपकी स्टोरी नहीं सुनेगा, वो आपसे ये नहीं सुनेगा कि भाई वहां पर आए, अच्छा भाई तू कहां पे जा रहा था, कह रहा मैं गाड़ी में जा रहा था, के साथ 3 बंदे साथ बैठे थे, फॉर्च्यूनर में थे, गाड़ी रुकी, वहां पर रुके, रुकने के बाद पुलिस ने हमें रोका, गाड़ी तलाशी ली, उसमें से कुछ ली, वहां पे कुछ MDMA रखा हुआ था, कुछ अल्फाजोरम की टैबलेट्स थी, पुलिस ने हमें रेड मारी, हमें पकड़ लिया, ये स्टोरी वो स्टोरी। वकील इसको सुनेगा, पहले बाद में सुनेगा। अब वो सवाल पूछेगा उससे, कह रहा तू गाड़ी में जा रहा था, गाड़ी किसके नाम थी? गाड़ी किसी और नाम थी, तूने कैसे जानता है? कह रहा वो तो गाड़ी यहां से वहां चलती है, मैं तो बैठ गया था कि मुझे वहां ड्रॉप कर देना। चल, पहली बात होगी, तो मतलब उन्हें किसी को नहीं जानता ना, पहली बात। क्या बात है? एक कॉन्शियस पोजीशन होती है। हम यहाँ बैठे हैं ना, अभी तुम्हारे रूम से MDMA मिल जाए कमर्शियल क्वांटिटी, पुलिस हम सबको उठा के ले जाएगी। ठीक है, एक प्रीमिसेस है, प्रीमिसेस, कमर्शियल क्वांटिटी, जितने प्रीमिसेस में जितने लोग बैठे हैं वो सारे अपराधी बन जाते हैं उसके अंदर। अब दिखाना पड़ता है कॉन्शियस पोजीशन, कि मेरी पोजीशन में वो चीज है कि नहीं है, या वो थी तो मुझे पता थी या नहीं थी। इसी कॉन्शियस पोजीशन को मर्डर में हम नॉलेज बोल देते हैं। अलग अलग जगह पे जाओगे ना, तुम देखो कैसे केस चलता है। किसी को मारने गए तो सेक्शन 34 आ गया कि सबने मिलकर कॉमन इंटेंशन के साथ में बंदा ठोकने जा रहे हैं। चीटिंग कर ली, 120 भी आ गया कि प्लानिंग करके सबने प्लानिंग करी है। पॉक्सो आया, पॉक्सो में सेक्शन 17 बोलता है कि जब एक ने तो अपराध किया और दूसरा उसको होने दे रहा था। NDPS में जाओ, सेक्शन 29 आ गया, वो क्या बोलता है कि भाई नहीं, इसके पास से कुछ नहीं मिला, इस बंदे को उठाया हमने, X को उठाया, इसमें माल मिला, हमने थोड़ा पूछताछ की, इसने बोला मैं तो Y से लेता हूं, Y को उठाया तो Y ने बोला हाँ मेरे पास कुछ माल आता है पर वहां से आता है। हम उसके पास पहुंचे, तो जब उसके पास पहुंचे तो उसके फोन में लगातार एक नंबर से चैटिंग हो रही थी, पैसा आ रहा था जा रहा था और MDMA की बातें हो रही थी, तो हमने इसको उठाया। अब उठा लिया, इसका मतलब होता है प्लानिंग का कोई भी दूर दूर तक आप हिस्सा बनोगे ना, उठा लिए जाओगे। भाई पुलिस के पास इतनी वाइड पावर है ना, वो रस्सी को सांप बना देगी। कैसे बचाएगा वकील इनको? अब वही लैप्सेस, पहले हम पूरी स्टोरी सुनते हैं, पहले पूरी स्टोरी सुनते हैं कि तू था नहीं था, तू था नहीं, पूरी जो मैंने तुम्हें फॉर्च्यूनर वाली स्टोरी बताई है ना, कि भाई तू वहां पे क्या, वो कहता नहीं गाड़ी में तो बैठा था चला गया था। अच्छा भाई, उसके बाद क्या हुआ? कैसे हुई? नहीं, उसके बाद क्या हुआ? पुलिस आई, पुलिस ने गाड़ी रोकी। कैसे पुलिस गाड़ी नहीं रोकी? हम तो गाड़ी लेकर हम जा रहे थे, नाका लगा हुआ था, मैं हॉर्न मार रहा था, थोड़ा और हॉर्न मारा, पुलिस वाला वहां पे आया, उसका गुद्दी पकड़ के रहा, ज्यादा हॉर्न मारने वाला बन रहा है। उसने बोला मैं पकड़ क्यों रहा है तू मेरे को? लड़ाई झगड़ा वहां पर हो गया, लड़ाई झगड़ा हुआ, एक गाड़ी रोक रखी थी, हम सबको पकड़ के वहां लेके गाड़ी वहां लगवा दी, उनको तो भेज दिया कि तू बैठ। फिर हमने कहा और क्या हुआ? कह रहा और कुछ नहीं हुआ, सब कुछ चेक वेक करा, पता नहीं क्या क्या रख दिया, वहां खड़ा कर दिया। उसके बाद में एक नए बंदे ने वो निकाला, कैमरा निकाला और वीडियो करने लगा, उससे पूछने लगे हाँ भाई तू इस गाड़ी में था? हाँ मैं गाड़ी था, ये साइन करो, तेरे सामने कर रहा हूँ, तेरे सामने कर रहा हूँ, तेरे पास से ये चीजें मिली थी, उससे पहले हमें सूझ चुके थे पुलिस वाले, हम हाई करेंगे ना थोड़ी करेंगे। तो वीडियोग्राफी बन गई, सब कुछ, सब डॉक्यूमेंट सारे आ गए ना। अब डॉक्यूमेंट्स आने के बाद वो चीजें आगे बढ़ी, क्या हुआ, कब सैंपल बनाया, कब सैंपल नहीं बनाया। एक्चुअली NDPS जो प्रोसीजर है ना, उसमें प्रोसीजर का जाल है, उसको मैं बताऊंगा, बहुत लंबा प्रोसेस जाएगा। ये मर्डर होगा, मर्डर में भी क्या होगा कि पुलिस वाले जब आपका कोई भी हथियार जब्त करेंगे, आपने मर्डर कर दिया, पुलिस ने आपको उठा लिया, पुलिस थाने में उठा लिया,
और जैसे ही पुलिस ने मारना शुरू किया, आपने कहा सुन भाई मेरी बात, मारी हो रहा तो हाथ तो लगेगी मत गलती से भी, जो पूछना है पूछ, सब बताऊंगा। है ना, सब बताऊंगा, मैं सबको बोलता हूं। अगर बेटा पुलिस ने उठा लिया और सुताई शुरू हो गई, तोते की तरह सब बक दो, अगर पिटाई से बचना है। तुम्हारे छुपाने से कुछ होगा नहीं, और तुम बक दोगे उससे भी कुछ नहीं होना। पुलिस के सामने दी गई कोई भी स्टेटमेंट जब तक क्या वो कंक्लूसिव प्रूफ ना बन जाए किसी एविडेंस के साथ, तब तक कोर्ट में एडमिसिबल तो है नहीं। ओके, तो आप बोल दो रत्तू तोते की तरह, हाँ भाई मैंने किया, पर पुलिस अब ये फंस जाती है। अब तुमने उठाया, आधी बार तूने मर्डर किया वीरेंद्र वर्मा का, तुम कहते हाँ मैंने किया, पर पकड़ रखा है ना, हाँ मैंने किया। कैसे किया? ऐसे किया। कैसे मारा? इससे मारा, कट्टा मार, पहले 2 गोली मारी, फिर चाकू मारा, वो जहर भी दिया था मैंने, सब कुछ किया, सब हो गया ना बात। स्टोरी है सिर्फ ये, कोई वैल्यू नहीं है इसकी, कोर्ट रूम में अभी नहीं है कोई वैल्यू। अब बोले जहर कहां से लिया, वो बोलेगा मैं तो इस कैमरेमैन से लिया, इसके फादर की दुकान है, पहला एविडेंस कनेक्ट हुआ। कट्टा कहां है? वो कह रहा कट्टा तो मैं पार्किंग है ना मेरी गाड़ी के नीचे पड़ा हुआ है, कनेक्ट हो गया। चाकू कहां है? वो कह रहा मैंने यार नाले में फेंक दिया, कनेक्ट हो गया। अगर वो सब मिल गया, पैकिंग होगी तुम्हारी। और नहीं मिला, कुछ नहीं हुआ। कैसे था? स्टोरी भाई ऐसा होता है कि आप अपने ही खिलाफ, ओके, सेल्फ इंक्रिमिनेट कोई नहीं कर सकता, आपको अपने खिलाफ गवाही देने का मजबूर नहीं कर सकता। आपके खिलाफ बोली हुई कोई भी आपकी गवाही आपके खिलाफ कभी पड़ी नहीं जाएगी। आपको, आपने मूवी देखी होंगी, गवाह हॉस्टाइल हो गए, गवाह कोर्ट में गवाही देने नहीं आ रहे, लेकिन भैया बंदा बरी हो गया। आपने कहा कि पिटने से बचने के लिए रट्टू तोते बन जाओ। हाँ बन जाओ। अब मैंने बोल दिया कि मैंने चक्कू फेंक दिया था नाले में, हाँ। अब नाले में नहीं मिल रहा तो फिर पीटेंगे साले। इतने पीटेंगे नहीं वो, अगर पीटेंगे इतने में तो आपका वकील कोर्ट पहुंच जाए, इतने में आपका वकील पहुंच जाएगा पुलिस स्टेशन। अरे भाई एक मियाद है, डीके बासु जजमेंट में बोला गया है कि आपने किसी बंदे को उठाया, इतने घंटे के अंदर आप इन्फॉर्म करोगे उसकी फैमिली को। आपकी फैमिली ना समझे, किसी वकील को नहीं बुलाए तो बात अलग है ना। लेकिन कोर्ट रिमांड क्या होती है, जो कोर्ट पुलिस वाले कहते हैं रिमांड? वो एक रिमांड पार्ट है। रिमांड के मैं कुछ बताता हूँ तो रिमांड क्या होता है। किसी बंदे को उठाया, अभी तुमने बोला कि मर्डर वाला केस की बात, यार इसकी जरूरत नहीं है, वैसे ही मजा आ रहा है मुझे। अब मान लो किसी बंदे को उठाया, ठीक है, मर्डर केस में किसी को उठा लिया, उठाने के बाद उसने बोला भाई बंदा मर गया, वो कहता है मैंने मारा। अब उसको उठाया तो उठा के पूछताछ चल रही है अभी, वो कह रहा भाई मैंने मारा। कैसे मारा? कह रहा भाई उसने मेरे को 50,000 रुपये दिए थे। कह रहा अच्छा, तूने हथियार कहाँ से लिया? कह रहा मैं तो मेरठ गया था, वहां से मेरा दोस्त है उससे लाया था। मारा कैसे? कह रहा प्लानिंग करी थी, रात को मैंने इसको बुलाया, बुला के ड्रिंक विनिंग कराई, वहाँ पहाड़ी पर मैं खड़ा था, पहले इसकी बुलेट में आग लगा दी। मतलब पहले मैंने पेट्रोल सारा उसका निकाला एक बोतल में, इसको मार दिया, चेहरे पे डाल दिया पेट्रोल, आग लगा दी, बुलेट भी आग लगा दी, ये कर दिया वो कर दिया। अब ये स्टोरी तो थी एक केस, अब स्टोरी आगे बढ़ती है। अब उसको देखा कि भाई साला कट्टा भी रिकवर करना है, कट्टा जहाँ पे मेरठ जाना पड़ेगा। इस बंदे ने जो भी कुछ किया, अगर इसने कहीं जहर कहीं से लिया तो जहर जाके उस बंदे को भी उठाना पड़ेगा, पूछताछ होगी। अब पुलिस जाएगी कि एप्लीकेशन देगी कि मुझे इस आदमी का 7 दिन का पीसी रिमांड चाहिए, पुलिस रिमांड। पुलिस रिमांड में पहली बात तो एक बात सब लोग कान खोल के ढंग से समझ लो, रिमांड का मतलब मारना नहीं है। ओके, रिमांड का मतलब पिटाई करना नहीं होता। अगर आपको मारा जा रहा है और आपका वकील आपको नहीं बचा पा रहा है, उसमें वकील का बहुत बड़ा फेलियर है। ओके, आपको मार नहीं सकते। अब सवाल दूसरा आता है कि मैं फेवर में क्यों हूं पिटाई होने के। देखो बड़े बड़े जो टेररिस्ट लोग होते हैं ना, जिन्होंने देश के लिए बहुत गलत किया है, वो बताएंगे नहीं दोस्त। तो वहां पर पुलिस या वो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज अपने जिन हथकंडों को इस्तेमाल करती है, वहां वो चीज सही मान सकता हूं, पर एज पर द लॉ वो गलत है। बीइंग एन एडवोकेट, मैं जब काले कोट में हूं सब कुछ गलत है, तुम आतंकवादी को भी नहीं मार सकते। इंसानियत के नाते देखा जाए तो ऐसी कोई बताता नहीं है ना, पुलिस वाला बुला के चाय थोड़ी पिलाएगा आपको, भाई साहब हथियार सप्लाई किए थे चाय पियो, सर आपके हथियार से 20 लोग मर गए चाय पियो, अरे मिठाई भी लाओ भाई, अभी 3 ही बंदे मरे, अभी और बंदे मरने बाकी है, ये थोड़ी होता है यार। आप समझो, अब पीसी रिमांड लिया 7 दिन का, अब वो घुमा रहे हैं आपको, इसको इन्वेस्टिगेशन का। आपको बताऊं, कोई भी आदमी चाहे वो नौसिखिया हो चाहे एक्सपीरियंस्ड हो, वो पीसी रिमांड में रहना नहीं चाहता, वो थाने में रहना नहीं चाहता एक दिन भी। क्या जेल भेज दो मुझे, जेल सेफ है, जेल में कोई नहीं मारेगा मुझे, खाना पीना मिलेगा, सब कुछ टाइम से उठूंगा, पुलिस वाले ना सोने देंगे उसे। अब मान लो किसी इंसान को टॉर्चर करना है, अब मेरे जैसा वकील कोई पहुंच गया वहां पे पुलिस स्टेशन, तो जाके बोला हाँ भाई क्या सीन है भाई, कि मारपीट कैसे हो रखी है, वो तो यही बोलेगा नहीं वकील साहब बिल्कुल नहीं मारा हमने, हम तो आपकी रील देखते हैं, हम मार नहीं सकते किसी को।
तो मैं कहा लड़का तो मेरा बोल रहा है, कह रहा वकील साहब मेडिकल करा के लाए, दोबारा मेडिकल करा लो, आपको पावर है, आपको परमिशन है, सही बात है। खाना वाना खिलाया हमने, सब कुछ करवाया, ठीक, ये सब बातें हो रही है। अब मैंने इतने में उसको बोला, मैं कोई बात नहीं मेरे भाई, एप्लीकेशन लगा देते हैं आज, परमवीर सिंह सैनी का जजमेंट है, तेरे पूरे थाने की सीसीटीवी निकलवा लेता हूं, तूने मारा नहीं मारा पता लगा लूंगा। अब वो कहे यार ये तो गड़बड़ होगी, मारा तो था। अब समझो, मैं फिर बोल रहा हूं आपको, ये चेस है, तू एक चाल चलेगा मैं दूसरी चाल चलूंगा। मेरे पास प्यादे नहीं है, सारे मेरे पास घोड़े हाथी वजीर हैं, हम वकील हैं, इतनी किताब पढ़ के वकील बने हैं ना कि आपको पढ़ने में वक्त लगेगा। एक बात समझो, एक आदमी ड्यूटी करता है, डेली सुबह ड्यूटी पे जाता है, शाम तक ड्यूटी करता है, पढ़ने का टाइम नहीं मिला, जिस केस को इन्वेस्टिगेट कर रहा है उसके बारे में जान रहा है। और हम वकील सुबह गए 10 12 15 केस किए, सब अलग नए नए केस है, सबके बारे में पढ़ा, वापस आए ऑफिस में पहुंचे, 1 से 5 फिर पढ़ाई को दे रहे हैं कि आज कोई जजमेंट आया था उसको पढ़ रहे हैं, आज किताब में नहीं आई ये पढ़ रहे हैं, आज कोई एक नया सिस्टम आ गया उसको पढ़ रहे हैं, रोज पढ़ रहे हैं रोज। अरे भाई बूंद बूंद के बाद तो तुम्हें नदी बना लो, हम तो घड़े की बात भी नहीं कर रहे। एक वकील को नॉलेज होती है। अब यहाँ पे रिमांड में था वो, अब मैंने जैसे ही बोला परमवीर सैनी बना रह गया वो। अब पुलिस वाला कहता है वकील साहब देखो थोड़ा बहुत होता है, देखो आप भी समझदार हो सर। समझदार वकील से ऐसी पुलिस वाले बात करते हैं, बदतमीजी नहीं करते, वो ऐसे ही बोलते हैं वकील साहब देखो आप भी समझदार हो। फिर हम क्या बोलते हैं उसको, देख जो हो गया कोई बात नहीं, हम भी तेरे अगेंस्ट नहीं, तू है तो इंसान, तू ड्यूटी कर रहा है अपनी, मेरी नजर में वो ड्यूटी कर रहा है, अगर तू भिड़ेगा फिर मैं तेरे साथ नहीं हूं, फिर तू नहीं है मैं नहीं, दो में से एक बात होगी। अभी तूने प्यार से बात की है ना, मैं तेरे को तू भी नहीं बोलूंगा, मेरे को आप बोलूंगा, कोई बात नहीं। अच्छो साहब आप प्लीज ध्यान रखना, ऐसे मत करो, ड्यूटी करो आप, मैं बीच में इंटरप्शन नहीं करूंगा, पर गलत नहीं। मैं कहा मैंने सुना इसकी वाइफ मिलने के लिए आपने उसका फोन ले लिया, फोन उसका लॉक खुलवा के आप चेक कर रहे थे। मैं कहा राइट ऑफ प्राइवेसी बताया वो क्या होता है, राइट ऑफ प्राइवेसी। अरे नहीं वकील साहब हमने ऐसा कुछ नहीं किया। मैं कहा फिर फालतू बोल रहा है तू, मैं लगाऊंगा एप्लीकेशन, निकलवा लूंगा सीसीटीवी फुटेज। वो कहेगा नहीं वकील साहब ठीक है, देखा था वकील साहब गलती होगी उससे नहीं करेंगे, उसके अंदर खत्म होगी ना। अब याद रखना कि पहले दिन जो हुआ सो हुआ, अगले 6 दिन ना उसकी पिटाई होगी, ना बदतमीजी होगी, पूछताछ तो होगी पर फालतू हरकतें नहीं होंगी। इसको तो बोलते हैं पीसी रिमांड, ठीक। अब एक चीज, एक ना ट्रांजिट रिमांड को समझना बहुत जरूरी है। ट्रांजिट रिमांड के बारे में कोई बात नहीं करता, या मान लो कि उसको कोई अप्लाई नहीं करता, या मान लो कि कोई जानना चाहता नहीं। ट्रांजिट रिमांड क्या बोलता है कि मान लीजिए एक्स नाम के बंदे को पुलिस उठाने के लिए आ गई, मेरा क्लाइंट है, अच्छी पावरफुल वाला बंदा है, उसका कोई ट्रीटमेंट चल रहा था, पुलिस जैसी पहुंची इतने में बंदा वो हॉस्पिटलाइज हो गया कि मेरी तबीयत बहुत खराब है मैं जा नहीं सकता, ठीक है। मैंने उसकी एप्लीकेशन लगा दी, एक प्रिया इंदौरिया का जजमेंट है, उसमें है सारी बातें लिखी हुई, तो मैंने एप्लीकेशन लगा दी कोर्ट में। उसका क्या होता है कि मान लो मैंने किसी भी हाई कोर्ट में लगाई, अब वो बंदा दिल्ली का था, मैंने दिल्ली हाई कोर्ट में लगा दी, तो दिल्ली और केस कहां हुआ है, केस हुआ यूपी में, तो यूपी में वहां पर एक नोटिस जाएगा आईओ के पास, सब कुछ बताओ क्या क्या है इस केस के अंदर, और मैं क्या मांग रहा हूं कि मुझे 15 दिन का टाइम मिल जाए, मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है, उसके बाद में सरेंडर कर दूंगा। ओके। ट्रांजिट रिमांड, ट्रांजिट बेल। ट्रांजिट बेल का मतलब क्या हुआ कि मुझे बेल वहां जाकर बेल ले लूंगा, पर 15 दिन मुझे परेशान मत करो, ये ट्रांजिट बेल है। और ट्रांजिट रिमांड क्या होता है, जब दूसरे स्टेट के, आपने वो देखा होगा विकास दुबे वाला केस देखा था, विकास दुबे था ना वो यूपी वाला था, कानपुर वाला है ना, तो जब उसको ले ट्रांजिट रिमांड क्या होता है, एक स्टेट की पुलिस दूसरे स्टेट को लेके जाएगी, तो यहाँ के मजिस्ट्रेट के सामने पेश करेगी कि हमें इसका ट्रांजिट रिमांड चाहिए, हम इसको लेकर जा रहे हैं वहां, इसको ट्रांजिट रिमांड बोलते हैं। और रिमांड बैक मतलब रिमांड क्या है, रिमांड एक प्रोसीजर है, एक प्रोसीजर है, उसी को रिमांड बैक करना क्या बोलते हैं कि हमने उस प्रोसेस को पीछे कर दिया, ठीक है, पूछताछ करना है। रिमांड का मतलब मारना पीटना नहीं है। आपने फिल्में बहुत देखी है ना, लोग सुनते बोलते हो मुर्गा बनाए थे, बर्फ इसलिए लटाए थे उस बंदे को, ये सब बहुत होता है। मेरे दिमाग में यही था कि रिमांड का मतलब है, अब समझ में आपकी बात से कि रिमांड का मतलब है पूछताछ, पुलिस को कड़ी से कड़ी जोड़ने के लिए एक टाइम चाहिए। कई बार क्राइम सीन बनता है, आपने वो अपना केस था ना, शायद हैदराबाद का शायद वो केस था, या एक केस था उसमें, मैं बताता हूँ आपको, तो कोई भी हो, चलो उस केस की बात नहीं करते, किसी भी केस की आप बात कर लो, जब कोई केस कहीं पे होता है ना, तो उसमें क्राइम सीन भी बनाना पड़ता है। एक जगह मर्डर हुआ, खून पड़ा हुआ है, लोग थे वहां पर, ऐसे था, कमरा था, कई बार पुलिस उस क्राइम सीन को क्रिएट करती है समझने के लिए, तू कहां खड़ा था, वो कहां खड़ा था, गोली कहां से मारी। हम जब देखो कोई भी इंसान जब कोर्ट में केस लड़ेगा ना, पहली बात तो वकील साहब को एग्रेसिव नहीं होना चाहिए। कई बार एग्रेसिव होने से आप अपना केस खराब कर लेते हैं। मैं आपसे बात कर रहा हूं ना, तो मेरे दिमाग की एक परत तो क्लियर होती जा रही है। मैं पहले ये सोचता था, जो बचपन से सुनते आए हैं, क्योंकि एक धारणा बनी हुई है, वो धारणा को तोड़ने के लिए उसमें घुसना पड़ता है उसको, है ना, वरना वो धारणा ही बनी रहती है ऑब्वियसली। तो मेरे धारणा ये थी कि यार बड़ा खराब है सारा सिस्टम वैसे ना, लेकिन ठीक है सिस्टम, पुलिस का काम ठीक है, पुलिस का काम कितना यार, आप सोशल मीडिया पे देखो, प्यादे प्यादे से लोग चिल्ला चिल्ला के पड़ रहे हैं, फोड़ देंगे किसी को, इतनी बातें वो लोग बोलते हैं सरकार के अगेंस्ट, लोगों के अगेंस्ट, कैसे बोल पा रहे हैं वो? सिस्टम ठीक है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है। आप जो बोल पा रहे हो, मैं जो बात कर पा रहा हूं, फ्रीडम ऑफ स्पीच है। मैं सबको बोलता हूं भाई ये एजुकेशनल वीडियो है, एजुकेशन लो आप इससे।
आप इसको हिदायत मत समझो, ये एजुकेशन है। बिल्कुल सही कह रहे आप हो समझो, अपनी जिंदगी में उतारो, कुछ गलत जो हो सकता है बहुत बड़ा, उसको थोड़े से निपटा दोगे। जैसे एक बहुत बड़े एस्क्लोजर है, मैंने उससे बोला, मैं कहा यार मैं तो खैर इन सब चीजों फालतू चीजों को नहीं मानता, खैर होता है, मैं मना नहीं कर सकता भाई, हम तो हिंदू हैं, तो भाई हमने बचपन से देखा है भाई होता होगा सब चीजें, पर यार मैं नहीं मानता कि वैसा वैसा होता है। उसने मुझे एक बात बोली कि वकील साहब, इसमें आपको एक एग्जाम्पल दूंगा, बाकी एग्जाम्पल ही नहीं। मान लीजिए बाहर बारिश हो रही है, बाहर जाओगे भीग जाओगे ना, आप छतरी लेके जा रहे हो तो। हाँ। अभी तो मैं देख रहा हूँ आपने ज्यादा पहने नहीं हुई, पहले आप काफी पहनते थे। नहीं, अभी भी दो हैं। अभी भी दो हैं। ये तो है क्यों? अच्छा, इसमें पुराल मैंने यहाँ पहना हुआ, यहाँ थोड़ी पहनते हैं इसको, पुराल तो यहाँ पहनते हैं, मैं ये सब नहीं मानता। बस मेरे पहनना है, बात खत्म, मेरा शौक है, मैंने पहन लिया, मेरा शौक है पहन लिया, मैं इसको नहीं मानता क्या होगा कैसे होगा। अभी नीचे भैया आपने एक बात बोली ना मुझे, आप देखो हम कितने सालों बाद मिले हैं, वैसे एक ऐसे बैठे हैं, लेकिन मेरे दिमाग में आपकी एक बात छपी हुई है, और वही बात अभी मैं इसके सामने बोलूंगा तो इसको भी याद होगी कि मैं अपने हर स्टाफ को एक बात बोलता हूँ, और आपने मेरे को बात सिखाई थी, ये मुझे अब रियलाइज हुआ है आपके साथ बात करके। आपने एक, जब हम आते थे तो आपने एक बोर्ड लगाया हुआ था, उस पर लिखा था नथिंग इज इम्पॉसिबल, इवन इम्पॉसिबल सेज आई एम पॉसिबल। देखो पता है दुनिया में ना हर वो चीज की जा सकती है जो तुम सोच सकते हो, हर वो चीज सोची जा सकती है जो आज तक किसी ने सोची नहीं थी, और हर उस चीज को एग्जीक्यूट करके मुकाम तक पहुंचा सकते हो जहां शायद दूसरा आज तक कोई पहुंचा नहीं था। बहुत कुछ जीवन में है। ये बात आपने मेरे को, मैं 7th क्लास में था उस समय, और अभी तक मेरी लाइफ में ये दीपक से मेरा बचपन से लिंक है, लोगों को अलग, खैर वो भी बात अलग है, आज आप तुम और हम अलग अलग प्लेटफॉर्म पे हैं। बट देखो मैं तो यही बोलता हूँ सभी को, देखो मैं खुद अपने आप को एक टीचर मानता हूँ, टीचर था, टीचर हूँ, और आगे भी मैं टीचर बना रहना चाहता हूँ कि लोगों को मैं एजुकेशन दे सकूँ। क्योंकि एक टीचर ना जानता है अच्छा बुरा दोनों चीज जानता है, वो क्या अच्छा हो सकता है क्या बुरा हो सकता है। मैंने जितनी कुछ पढ़ाई ली, जितनी मैंने एजुकेशन ली, जितना कुछ मैंने जाना, क्योंकि समाज है ये, जो समाज से तुम लेते हो ना वापस भी देना पड़ता है। आप ही सोचो बस मैं ले लिया मैं दूंगा नहीं, ऐसा नहीं होता। एक गिव एंड टेक पॉलिसी है, समाज में ही आपको रहना है अल्टीमेटली, है ना। तो आपको समाज को वापस देना होगा, पर ये एजुकेशन के वे में। आप जो पॉडकास्ट करते हो, आप लोगों तक बातें पहुंचाते हो, आप लोगों को बोलते हो कि भूत प्रेत नहीं होते, डरना नहीं चाहिए, अच्छी है, ये एजुकेशन है। इस चक्कर में न जाने कौन कहां से क्या कुछ कर देता है, कर्म को कांड बना देता है। और मैं इस चीज को, मैं हर उस टीचर की मैं रिस्पेक्ट करता हूं जिसने इस समाज को थोड़ा सा भी कुछ दिया है, सबकी रिस्पेक्ट करता हूं। पर पता है अपने देश में, मैं पुलिस सिस्टम की एक बात बोलना चाहूंगा। पुलिस सिस्टम में क्या है ना कि पुलिस सिस्टम में आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि लोग कानून ना जाने। भैया वो हर टॉप पे बैठा लीडरशिप ना ये जरूर चाहता है कि ये अगर बन गए तो फिर हम कैसे बनेंगे। पर पुलिस सिस्टम में क्या होता है कि जितना ऊपर पुलिस सिस्टम है ना, उतना वो कानून को जानता है, उतना पोलाइट होता है, उतना सेंसिबल तरीके से बात करता है। जितना नीचे आते जाओगे ना, उतना ज्यादा र्यूड होता है, उतना बदतमीजी से बात करनी शुरू होता है, और वहीं से लड़ाई झगड़े शुरू होते हैं। टॉप लेवल से नहीं होते कभी भी। आपने दिखा देना किसी लड़ाई को टॉप लेवल से हुई हो, बिल्कुल सही कह रहे हो आप, नीचे से शुरू होती है। क्योंकि इंसान को, मैं कहता हूं पुलिस सिस्टम को ना, पुलिस सिस्टम को या किसी भी सिस्टम को सिखाना चाहिए शिष्टाचार क्या होता है, सिखाना चाहिए शिष्टाचार, सिखाना चाहिए कि लोगों से पर्सनल मीटिंग्स कैसे होती हैं, लोगों से व्यवहार कैसे करना है। ये ट्रेनिंग मिलती है अफसरों को, पर ये उनको नहीं मिलती ट्रेनिंग। वो क्या करे, उसको पाले लोग, ऐसे लोगों से पढ़ना है उसका। बट फिर भी कसाई का मतलब काटना है, तो मतलब इंसानी का हाथ तो नहीं काट देगा ना वो। आपका काम कुछ है, आपको क्रिमिनल से ऐसे ही मिलना है, तो क्या अच्छे लोगों से बदतमीजी करके ही बात करनी है? कॉन्फ्लिक्ट तो शुरू होंगे ना, फिर रेडी रहो। फिर आप शेर का सवा शेर बाहर मिल जाते हैं, तो ऐसे लड़ाई झगड़ा यहीं से शुरू होता है। बिल्कुल सही कह रहे हो। ऐसा कोई केस जिसको शुरू में आपने भी शक की निगाहों से देखा हो, दोषी मान चुके हो, समाज ने तो मान ही चुके हो, सिस्टम पुलिस सब, लेकिन वो निर्दोष था और आपने उसको मैं आपको बताऊं, मैं जितने भी केस मेरे पास जितने भी केस आते हैं ना, मैं पहले उसको, एक आदमी बैठता है एक चेयर पे, मैं उसको 2 चेयर बिठाता हूं अपनी नजरों में कि तू यहां अपराधी और तू यहां निर्दोष। फिर मैं उसको तोलता हूं कि मेरे पास जो मेरा ज्ञान है, जो मेरी नॉलेज है, और जो प्रोसीजरल लैप्सेस की बात मैं करता हूं, कानून कितनी जगह टूटे हैं, तो ये जो निर्दोष की चेयर पे बिठाऊंगा तो सही बैठेगा, या मेरी नॉलेज के बावजूद ये वहीं बैठा रहेगा। मेरी आदत है ये करने की। तो मैं उस इंसान को अपराधी भी समझता हूं, उसको निर्दोष भी समझता हूं, पर मैं जब केस प्रेजेंट करता हूं तो निर्दोष ही होता है वो। फिर मैं उसको, लेकिन कोई ऐसा केस बहुत सारे हैं, एक बहुत सारे हैं, मैं आपको बताता हूं। देखो मेरी बात सुनो। एक केस में क्या हुआ कि सामने वाले ने मुझे बोला कि सर उस लड़की के साथ में ऐसा ऐसा कुछ था, पॉक्सो केस था वो। पॉक्सो केस में बोला कि सर ऐसा ऐसा था और रिलेशन। थोड़ा सा पॉक्सो को एलिब्रेट कर दीजिए जो नए व्यूअर्स। प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012, 2019 में अमेंडमेंट आया। पॉक्सो में टोटली 46 सेक्शन है। उन सेक्शन में पनिशमेंट की बात करता है सेक्शन 4, 6, 8, 10, 12, ये पनिशमेंट की बात करता है। इसको जानना है कि ये है क्या 4, 6, 8, 10, 12, तो पढ़ना पड़ेगा 3, 5, 7, 9।
ये पढ़ना पड़ेगा। अब एक केस बताता हूं मैं आपको। एक केस मेरे पास आया, जिस केस के अंदर पॉक्सो केस लगा, और ये लगा कि वो बंदा सिर्फ मतलब वीडियो पे ही किसी बंदे के बारे में कुछ गलत बोल रहा था, या व्हाट्सएप पे कुछ उसने इमेज गलत भेज दी थी, और उस बच्चे ने देख ली। उसकी माँ से अफेयर था, देख लिया, उसने जाके एफआईआर लॉन्च करवा दी, कोर्ट में चला गया। पॉक्सो में ना, हालांकि एक्चुअली मैं इसलिए डिटेल में नहीं जा रहा था कि हो सकता है कि आपको बाउंसर लगे, कि मैं जब बात करूंगा इसकी तो वो टेक्निकल चीज हो सकती है। तो पॉक्सो, आपने देश का कानून क्या बोलता है? एन इनोसेंट बोलते हैं, एन एक्यूज इज इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। एक कोई भी दोषी अपराधी नहीं है जब तक दोष सिद्ध ना हो जाए। पर पॉक्सो में ऐसा नहीं है। पॉक्सो बोलता है जो भी कोई कोर्ट में लायक खड़ा किया गया आदमी वो अपराधी है, तू निर्दोष नहीं है, तू दोषी है, और यही समझ के केस चलेगा। इसी पर मेरा आर्गुमेंट था कोर्ट में। मैंने बोला कि सर मेरे ऊपर सेक्शंस क्या है? सेक्शन 12, पुराने सेक्शन की बात करें तो नॉर्मल 54 उनके सेक्शन लगे हुए छेड़छाड़ के। मैं कहा सर क्या प्रिजम्पशन में मैं लैंड करता हूं? प्रिजम्पशन तो ये बोलते हैं 3, 5, 7, 9, 9 का 10 में पनिशमेंट, 11 तो लिखा ही नहीं है। जब 11 नहीं लिखा वहां पर तो प्रिजम्पशन कैसे ड्रॉ हुआ कि मैं ये एक्यूज हूं, मैंने ये अपराध किया है? और अगर ये नहीं है तो देश का कानून बोलता है कि 7 साल तक जो सजा के प्रावधान है उसमें पुलिस पहले नोटिस देके पूछताछ करेगी, अरेस्ट नहीं करेगी। अरनेश कुमार का जजमेंट, सत्येंद्र कुमार का अंटिल का जजमेंट, और भी जजमेंट बहुत सारे हैं, विहान कुमार का भी है। आप नोटिस दोगे, ये पुलिस अरेस्ट क्यों कर रही है लोगों को जा जाकर? जज को समझ आई वो चीज। जज में प्रिजम्पशन तो नहीं बनती भाई, ये तो वो बनता है जब 12 में आ गया तो ये भी नॉर्मल लोगों के साथ खड़ा हो गया कि भाई मैं निर्दोष हूं जब तक मेरा अपराध सिद्ध नहीं होगा। तो ये तो बोल सकता है पॉक्सो में कि सर स्पेशल कानून है, हम नोटिस नहीं देंगे। अरे देना पड़ेगा तो भी तेरे को भाई, 7 साल तक का अपराध है। ये जो होते हैं 8, 10, 12 जो सेक्शंस होते हैं, 7 साल तक का अपराध होता है, नोटिस देना पड़ेगा। पर जब मैंने उसको क्लियर कर दिया कि पॉक्सो हटाओ साइड में, इसको यहां समझो, उसको नोटिस मिला बंदे को, बाकी लोग अरेस्ट हो चुके थे, नोटिस ही मिला, बेल भी हुई, सब कुछ हुआ। पर पुलिस ये बात समझना नहीं चाहती। मैं आपको बहुत सारे केस, अगर यहां तक, हालांकि हम काफी जो आगे तक पहुंचे हैं ना, जितने भी लोग इस वीडियो को देखते हुए आगे पहुंच रहे हैं, और किसी भी एक पर पॉक्सो केस हुआ होगा, अब सवाल उनसे अगर पूछते हैं ना हम कि क्या तुम्हारे ऊपर 8, 10, 12 में हुआ था, क्या पुलिस ने नोटिस दिया, तुम्हें अरेस्ट किया, तो देखना कमेंट ये ज्यादा आएंगे कि हमें अरेस्ट किया था। जब पुलिस को अरेस्ट नहीं करना चाहिए था। मैं देखा है बहुत बार, जब मैं बोलता हूं पॉडकास्ट में, सेक्शन 4 और 6 में लड़की का 4 और 6 बोलते हैं जब एक छोटे बच्चे के साथ में किसी भी इंसान ने लैंगिक कोई भी रिलेशन बनाया, वो आगे आपका चाहे वो फिंगर का भी हो सकता है, ठीक है ना, वो डिपेंड करता है। तो बच्चे को मानते हैं कि बच्चा वल्नरेबल है, बच्चा सॉफ्ट है, बच्चा तो भगवान का रूप है, जो बोल दिया वो सच है। हम किस बच्चे की बात कर रहे हैं? जिस बच्चे की उम्र 17 साल 11 महीने और अभी 25 दिन है, इस लड़की की बात कर रहा हूं मैं। एक केस के अंदर वो लड़की एलिगेशन लगाती है कि ये अंकल, एक दिन मैं ऊपर से नीचे आ रही थी और वहाँ लिफ्ट में मुझे मिल गए, अंकल ने गलत तरीके मुझे हाथ लगाया, मैं बाहर जा रही थी, जबरदस्ती मेरे कपड़े उतार दिए, ऐसा करा वैसा करा। स्टोरी बन गई, पूरी स्टोरी बन गई, केस भी दर्ज हो गया। लड़कियां मेडिकल होना, लड़की ने बोला मेडिकल नहीं कराना मुझे अपनी अंदरूनी जांच नहीं करानी। राइट है उनके पास, सुनो ना, बिल्कुल राइट है, बोल सकते हो आप नहीं करानी मुझे। वो बंदा उठ गया बेचारा, वो जेल में, जेल पहुंचा, और पता है बेल कब हुई? 1.5 साल बाद। 1.5 साल बाद उसकी बेल हुई है, और बाद में जब पता चला तो वो मुद्दा क्या था। सबसे खतरनाक केस वैसे यही है। बहुत नहीं, इससे हालांकि खतरनाक और भी है, बट ये बहुत खतरनाक है। बेल नहीं मिलती जल्दी से इसके अंदर, जब तक उस लड़की की गवाही कोर्ट में नहीं हो जाएगी। गवाही 3 बार होती है। आपने किसी भी केस में, पॉक्सो में, स्टेटमेंट को 3 तरह समझो। पहला, जब जाके कंप्लेंट दी, एक स्टेटमेंट हो गई। दूसरी स्टेटमेंट 164 के बयान जब जाके मजिस्ट्रेट साहब के सामने दे दी। तो टोटल अगर देखा जाए उस बच्चे की, बच्चा कौन? जो 18 साल से जिसकी एज कम, वो बच्चा है, लड़का हो या लड़की, दोनों की बात कर रहा हूं। लड़के के साथ भी कोई करेगा तो भी। अब मान लो एक बच्चा आया, चलो आपको एग्जांपल लेकर बताते हैं ताकि आपको जल्दी समझ आए। एक कोई बच्चा आया, आपके पड़ोस में कोई बच्चा था, बच्चा आया, आपने गाल पकड़े बोला बेटा कैसा है? बच्चे घर जाके बोले मम्मी उन्होंने मुझे गलत तरीके से टच किया, बैड टच किया। आजकल बच्चे बहुत सीख रहे हैं, बैड टच गुड टच, बैड टच गुड टच है तो है ना, उसे बैड टच बोल दिया। उसकी मम्मी थोड़ी ज्यादा इंटेलिजेंट थी, फोन लगा दिया पुलिस को, खत्म टाटा बाय बाय हो गया काम, लग गया आपके ऊपर सेक्शन। बड़ा खतरनाक है। और एक एडल्ट लड़की अगर यही इल्जाम लगाती है। अब यहाँ पंगा है। एक केस, एक आपको एक फेयर केस बताता हूँ, चलो मैं
एक केस था, दो केस को बता के चलता हूं, उससे आप ये समझ जाओगे। एक केस था, एक केस में क्या बोलता है कि वो लड़की एक कंप्लेंट लिखवाती है कि ये आदमी मुझे पहली बार 2019 में मिला, फिर लॉकडाउन लगा, और 19 के बाद से इसने एक कमरा ले रखा था कहीं पर, मैं इससे मिलती थी। पहली बार में फोर्सफुली इसने मेरे साथ रिलेशन बनाया, उसका मिलना शुरू हुआ, हम लोग मिलते रहे, आते रहे, एक गलत तरीके से मेरी फोटो खींच ली, न्यूड मेरी फोटोज थी, फोटो को वायरल कर देगा, इन सब के प्रिटेक्स्ट में, मतलब इसमें झांसा देकर या फिर धमका कर कि फोटो वायरल कर दूंगा, मेरे साथ में इंटरकोर्स करता रहा, जिंदगी आगे बढ़ती गई। झूठ बोल रही है, ये झूठ बोल रही है, केस बना रही है। क्यों? 19 से रिलेशन में थी, अब आकर 26 में या 25 में लड़के की फैमिली को पता चल गया कि इन दोनों का रिलेशन है। लड़के की? वो लड़का मैरिड है, ओके। उसका पहला बच्चा हुआ है 2017 में, दूसरा बच्चा हुआ है अभी 23 में। वो लड़की उस गली में रहती है, लड़के की जानती है, मैरिड है, सब कुछ ठीक ठाक है। अब उसने केस दर्ज करवा दिया रेप का केस दर्ज हो चुका है, और अब वो लड़का भागा, जब पुलिस उसके पास पहुंची, भागा, उसने एंटीसिपेटरी बेल लगाई। अब सबको एक बात और फिर बोलता हूं, मैं सबको मना करता हूं, भाई हर केस में एंटीसिपेटरी बेल नहीं लगाई जाती। एंटीसिपेटरी बेल तो खतरे की घंटी है, वो मैक्सिमम केस में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट डिसमिस मारेगा, और जैसे डिसमिस मारेगा, पुलिस के पास एब्सोल्यूट पावर अरेस्ट करने के लिए, जो अभी तक नहीं थी। एंटीसिपेटरी बेल ही कुछ इस तरह से, पैरासीटामोल, दर्द हुआ खा लो, पर ठीक नहीं होता माइग्रेन वाला इंसान उससे। मैं फिर बोल रहा हूं, बार बार रिपीट कर रहा हूं, देखो इतने सारे केसेस में प्रेजेंट होकर और अलग अलग स्टेटों में जाकर केस लड़कर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में बोलकर मैंने कुछ बातें क्लियर समझ ली हैं। मेरे कंसेप्ट क्लियर हो चुके हैं, कंसेप्ट क्लियर है बिल्कुल मेरा। जैसे कि अभिमन्यु का था, अंदर जाके फोड़ना है, बात खत्म, बाहर आएंगे नहीं आएंगे मुझे नहीं पता। उस तरह से मेरा कंसेप्ट क्लियर है कि मुझे अपनी बात रखनी है यार, मैं अपनी बात रखूंगा, कोर्ट में क्या होगा मुझे नहीं पता। अब इसमें क्या होता है कि सब कुछ सिनेरियो बन रहा है। अब सिनेरियो के अंदर केस दर्ज हो गया, सेशन कोर्ट बेल लगाई, डिसमिस। अब वो परेशान, अब वो हाई कोर्ट पहुंचा। हमारे पास वो केस था, हालांकि बीच में एपिसोड एक और भी है, मैं कट कर देता हूं वरना केस डिट्टो बन जाएगा वो। तो उसमें केस हमारे पास आया, जज साहब को मैंने बोला, जज साहब ने बोला नहीं वकील साहब क्लियर है, पहले केस विड्रॉ हो चुका है, मैं इसको नहीं सुनूंगा बिल्कुल भी। मैं बड़ा बार बार बोल रहा हूं, जनाब प्लीज बस 2 सेकंड के लिए बस एक लाइन पढ़ लो जनाब, दूसरी लाइन पढ़ लो, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि मैं इसको 2018 जानती थी और जब से मेरा रिलेशन था, आज 26 में बैठे हैं। फिर मैंने बोला जनाब मेरी गली में रहती है, जनाब रिलेशन लगातार बन रहा है, मेरा बच्चा पहले तब हुआ, वो जानती है मैरिड हूं, दूसरा बच्चा तब हुआ, ये बोल रही है कि शादी के डॉक्यूमेंट मुझे फर्जी दिखाया कि डिवोर्स, दूसरा बच्चा मेरा 23 में हो रहा है, तब तक इसको होश नहीं आया कि मैं डिवोर्स फिर भी दूंगा उसको। फिर जज साहब ने उसको पढ़ा, अभी जो बहुत तेज स्पीड में चल गई बात, फिर आराम से जज साहब ने पढ़ा उसको। जज साहब ने देखा कि भाई, मैंने कहा जनाब मेरा कंसर्न सिर्फ एक है, ये केस रेप का नहीं है, कंसेंट का है, एंड कंसेंट इज नॉट रेप। फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज नहीं बोल सकते आप इसको, क्यों? मैं तो ऑलरेडी मैरिड हूं और तू जानती है। मेरा कहने का मतलब, आप कोर्ट के अंदर जब फिल्म चलाते ना, फिल्म चलाने से अच्छा क्रिटिक्स पे जाओ कि सर ये कानून है, क्या बात है, ये लॉ है, ये लॉ बोलता है। एक आदमी को बोल रहा है खड़ा होकर, वहां आईओ बोल रहा है कि जनाब इसने ही मर्डर किया है, इसने मर्डर किया है, और इसके लिए जनाब ये तो बाहर जिंदगी भर आएगा भी नहीं, इसको बेल देगा भाग जाएगा। अब वकील बोलता भाई तू डिसाइड करेगा, इसने मर्डर किया पूरी जिंदगी जेल में रहेगा, कौन है भाई तू? तेरा काम है कोर्ट में चार्जशीट लगाना, डॉक्यूमेंट देना, एविडेंसेस लगाना, खत्म, अपने गवाही पे आइयो, एक्स्ट्रा नहीं। अरे मुझे लड़ने तो दे, तू पहले फूफा बन गया, ऐसा थोड़ी होता है यार, हमें लड़ने दे, सिस्टम है पूरा यार। कोर्ट में मैं आर्ग्यूमेंट कर रहा हूं और वहां पे दूसरे, मतलब हमारे पीपी बोलते, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, मैं बोलना चाहता नहीं, पर उन्होंने एक बड़ा अजीब सा सवाल बोल दिया। केस चल रहा है, 3 गवाह हो चुके हैं, एक एप्लीकेशन थी, उसके बहुत सारे लैपटॉप, बहुत सारे फोन, सब कुछ जमा थे, छूट नहीं रहे थे, तो मैं क्या आर्गुमेंट करने के लिए वो कह रहा कि जनाब अभी नहीं छोड़ सकते इनके मोबाइल फोन और ये तामझाम लैपटॉप, अभी तो केस प्रीलिमिनरी स्टेज पे है। मैंने कहा जनाब मुझे तो ऐसा लग रहा है जब केस खत्म हो जाएगा ना, ये तब तक प्रीलिमिनरी स्टेज पे रहेगा, मतलब शुरुआती स्टेज पे। अरे भाई, केस में बंदा अरेस्ट हुआ, जेल गया, चार्जशीट लगी, चार्ज फ्रेम हुए, गवाह आए, अबे कब तक शुरू चलेगा केस? ये अगर ये केस में एक प्रीलिमिनरी स्टेज है, तुमने एफएसएल भेजे थे ये सब कुछ? नहीं, अरे नहीं तो कर क्या रहा है मेरे, उसके डेड बॉडी बनाएगा मेरे सब इन चीजों को, इसका लॉस बियर कौन करेगा? अच्छा मुझे एक बात बताओ, तुम्हारी गाड़ी कोई पुलिस वाला भी किसी मतलब जब्त कर ले, सीज कर ले, वो गाड़ी थाने के बाहर खड़ी होती है 4 टायरों पे, मतलब टायर तो निकल के वो ईंटों पे आती है, हाँ, 4 ईंटों पे होता है ना, उसका लॉस कौन बियर करेगा? कोई नहीं करता जी, उसको करना पड़ेगा।
जिस कंडीशन मिली उस कंडीशन वापस दो। ये क्या मतलब हुआ तुम जो मर्जी करोगे? मान लो तुम कहीं से आ रहे हो, 4 ट्रक संतरे हैं आपके पास, बेचने के लिए आ रहे हो, किसी बंदे ने गलत बोल दिया, 4 ट्रक थाने में खड़े हो गए, खड़े हुए 10 दिन के सड़े ना सारे वो संतरे, जवाब कौन देगा उसका? पुलिस का काम किसी की बर्बादी करना नहीं है। कैसे भरी जाएगी ये चीजें? कंपनसेशन लोन से मुआवजा मांगो उस चीज का, और पेनल्टी लगाओ ऐसे पुलिस वालों पर 10 जो साल ऐसे गैर जिम्मेदाराना तरीके से काम करते हैं। 10 साल बोले, 30 साल की जेल काट के लोग आते हैं बाहर। बाद में कोर्ट क्या बोलता है? नहीं, ये निर्दोष पाया जाता है क्योंकि इसने ऐसा कुछ नहीं किया। अबे 30 साल उसका मां मर गई, उसका बाप मर गया, सारी खेती वेती गायब हो गई, एक बीवी थी, दूसरी शादी कर ली, क्या बचा क्या उसके पास? करेगा क्या? बाहर आके मंदिर में घंटा बजा पुजारी बनेगा? क्या करेगा वो? क्या होता है फिर ऐसे समय पे? यार मैं वही बोलना चाहता हूं, देखो बहुत कुछ है। एक बात समझो, आपका घर फैला हुआ हो ना तो सारे एक साथ में समेट नहीं सकते आप, वक्त लगता है। मैंने भी कोशिश की थी कि मैं लोगों को कुछ चीजें बताऊं, बट आप जब किसी को बताना शुरू करते हो ना तो पहले लोग उसमें आपकी 50 गलतियां ढूंढ लेते हैं, क्योंकि लोगों को भी तो कुछ कंटेंट चाहिए बोलने के लिए। आप समझाओगे कैसे? कान में रुई डाल के लोग बैठे, तेल डाल के, सुनना नहीं चाहते वो लोग। लोगों पे फर्जी केस होते हैं, लोग जाते हैं, पिटते हैं, पैसे देके बाहर आते हैं। फर्जी केस पुलिस ने उठाया, मारा पीटा, रात को गालियां दी, ढंग से दी, और जानता मैंने कुछ नहीं किया, पुलिस छोड़ देगी। वकील बोल रहा है रात को कुछ नहीं होगा तेरे को, टेंशन मत ले। उसका बाप जहां समझदार, उसने कहा नहीं वकील साहब मैं कर लूंगा। तो वकील क्या बोलेगा? अपने घर चला भाई, मैं घर चला गया, रात भर पिटा, सुबह पैसे भी दिए, पिटने के पैसे दिए उसने। अरे भाई वकील तेरा बहुत कुछ कर देता। लोग डरते हैं दोस्त, लोग डरते बहुत हैं। जहां गलत है वहां डरने की जरूरत है ही नहीं। बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं। आर या पार, बात खत्म। जिंदगी ये थोड़ी होता है मतलब जिंदगी साली मिली है तो कोई मैं मारेगा पीटेगा। आपको भरपूर जिंदगी जीने का अधिकार है। आर्टिकल 21 बोलता है लाइफ एंड लिबर्टी। आपको जिंदगी जीने का नहीं, भरपूर जिंदगी जीने का अधिकार है। अगर मैं आपको नहीं मार सकता तो आप अपनी जान भी नहीं दे सकते, सुसाइड नहीं कर सकते आप। अगर जिंदा रह गए सजा हो जाएगी आपको, जेल पहुंचा देगा वो जज। आपकी जान लेने का अधिकार सिर्फ एक को, किसको? जज को, जब वो सजाए मौत लिखते हैं। तंत्र मंत्र के आप केस बता रहे थे, भी आते हैं कोर्ट में करके जाते हैं लोग। हाँ देखा है मैंने आंखों से, देखा है मैंने आंखों से। कोर्ट में खड़े हैं, काली पीली सरसों वरसों लेके लोग डाल देते हैं वहीं पे। उससे होता है देखते हैं वकील, हंस रहे होते हैं वकील, हंस रहे होते हैं। एक बाबा जी का केस था मेरे पास भी एक, तो एंड में था, उन्होंने कहा सर फाइनल आर्गूमेंट करानी है। फाइनल आर्गूमेंट में गया, मैंने केस को पूरा पढ़ा और मैंने उसको बोला, मैं कहा मेरी जान मेरी बात सुन, पॉक्सो केस है और आपका लड़का बचेगा नहीं। था गिल्टी था, सजा होगी। नहीं, बात ही नहीं उसने किया कि नहीं किया। उस केस में डिफेंस ही नहीं लिए गए थे, और ऊपर से मैच था, डीएनए एफएसएल मैच हो रहा था लड़की के साथ कि हुआ है। मैं कहा बचेगा नहीं। उस दिन मैंने अपने आप से उससे सवाल पूछा, मैं देखना चाहता हूं तंत्र मंत्र विद्या कैसे काम आएगी, दिखा मुझे, मैं चाहता हूं देखना। हमने तो भाई ये सुना कि ऊपर वाले का नाम लेने से सब कुछ होता है, वो तुम्हारे करने से होगा जो होगा। तुम्हारी पूजा पाठ साफ तो ढकोसलों से कुछ नहीं होने वाला है ना। पूजा पाठ करो, आप भगवान का नाम लो, कोई बुराई नहीं है। कर्म ही प्रधान, सब कुछ आप कर्म करोगे। अब कर्म भी राइट डायरेक्शन में करना। मेरे दोनों व्हाट्सएप के स्टेटस का यही एक स्लोगन है, कर्म ही प्रधान है। देखो दोस्त, मालूम है क्या होता है? बोलते करता करे ना कर सके, वो ही करे सो होए, और 3 लोग 9 खंड में, मेरे गुरु से बड़ा ना कोई। मैं भगवान नहीं बोलता कभी, मैं अपना गुरु बोलता हूँ। गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी में आपके गोविंद दियो बताए। जीवन में एक बात, या मेरी बात हमेशा याद रखना, मेरी पर्सनल सोच है, वो आपकी होना हो मुझे नहीं पता। बोलते हैं कि नो परमानेंट फ्रेंड, नो परमानेंट एनिमी, ओनली इंटरेस्ट इज परमानेंट। तुम्हारे साथ कोई भी हो दुनिया में, कोई भी हो, आपके परिवार को छोड़कर, वो किसी ना किसी मतलब से आपके साथ है। वो दुश्मन नहीं है आपका। 4 बड़े बड़े पॉलिटिशियंस बाहर गालियां बक रहे होते हैं, विधानसभा बैठ के चाय पी रहे होते हैं, उन्हें कोई मतलब नहीं, तुम मरो चाहे जियो, क्या फर्क पड़ता है उस चीज से? आप लोगों पे जिंदगी, आप कहते हो कि उसको गलत बोला। लोग एक इंसान के लिए मरने मिटने को तैयार हो जाते हैं, किस लिए? ये बोलते ना कि लज्जा इज्जत, ये गरीबों का है ना, अमीरों का नहीं है। ये कौन गरीबी सोचता है मेरी बेइज्जती ना हो जाए? अमीर कौन? अरे सीखो ना, लोग इतनी बड़ी पोस्ट पे रह के जेल काट के आगे आज भी नहीं रहे हैं, फिर भी अगला इलेक्शन लड़ेंगे, फर्क ही नहीं पड़ता। आप जी किसके ले रहे हो मुझे समझ नहीं आता। मुझे लोग करना क्या चाहते हैं, बोलना क्या चाहते हैं, देखना क्या चाहते हैं? परिवार को देखने का दम नहीं, लड़ने का दम नहीं, कुछ कर गुजरने की इच्छा नहीं, और दोष तो दूसरों को।
ऐसे नहीं होता, जिंदगी है ये। और मैंने अपनी जिंदगी में ऐसे ऐसे केसेस को हैंडल किया लाइफ में कि एक आम, अगर मैंने भी अगर अध्यात्म का सहारा नहीं लिया होता ना तो मैं आउट हो जाता सेंस से अपने। अध्यात्म एक ऐसी चीज है, अध्यात्म मैं फिर बोल रहा हूं, ये मेरी फिलॉसफी नहीं है कि तुम भगवान की मूर्त लगा के पूजो या भगवान को एक रूप दे दो, ये मेरी थ्योरी नहीं है। मेरी थ्योरी वो है तो, पर उसका कोई रूप नहीं है, उसका कोई रूप नहीं है। वो लड़ने भला लेके नहीं आएगा तुम्हारे लिए, उसका कोई रूप नहीं है। वो एक शक्ति है, शक्ति को फील किया जाता है। भगवान को मानो नहीं जानो, जानना बहुत जरूरी है। आप गुरु किसी को बना सकते हो, किसी को भी बना सकते हो, और गुरु कभी भी जीवन में बोलते हैं एक गुरु बन गया बात, ऐसा नहीं होता यार। मेरी फिलोसफी में नहीं ऐसा। गुरु बहुत सारे बन सकते हैं। मेरे गुरु के पास, मान लो एक गुरु है मेरा, उसको जो सीखना सब कुछ है उसके पास, पर दूसरा नॉलेज नहीं है। मैं बोलता हूं, आप घर दादाजी बैठे हैं, दादा से आप पूछ रहे कि इसरो का रॉकेट कहां से उड़ेगा, उसमें क्या फ्यूल डलेगा, उन्हें क्या पता होगा? यार क्या पता उन्हें? आप बता दो जी केस लड़ने जा रहा हूं 302 का, उसमें क्या डिफेंस, उन्हें क्या पता? अब एज से एक्सपीरियंस थोड़ी आता है। बादाम खाने से अकल नहीं आती, ठोकर खाने से आती है। जिंदगी जीने का नाम है और अपनी शर्तों पे जीने का नाम है। क्या बात है। हम नहीं फॉलो करेंगे किसी को। बहुत ही मजा आया अभी आपसे बात करके। फॉलो नहीं करेंगे, जिंदगी है। और दीपक, ऑनेस्टली दिल से बोलूंगा दोस्त, बहुत अच्छा कर रहे हो, अच्छी अचीवमेंट लाइफ में तुमने की, और अच्छा कर रहे हो। मैं देख रहा हूं, मतलब मैं देखता हूं, हालांकि इतना टाइम नहीं मिल पाता कि पूरा पूरा बैठकर देख पाऊं, थोड़ा थोड़ा देखता हूं, पर तुम अच्छा कर रहे हो और एफर्ट्स भी लगा रहे हो। बैठ के हम बात कर रहे थे, तुम और भी अपने आप को एक्सैजरेट करने की कोशिश कर रहे हो और अपने आप को इनहेंस कर रहे हो। मेरी देखो बेस्ट विशेष तुम्हारे साथ है, भगवान तुम्हें बहुत तरक्की दे, क्योंकि तुम तो बचपन से हो, भाई हो छोटे, तो इसलिए यही बोलूंगा। देखो अपना कोई तरक्की करता है ना। आपकी बहुत सारी बात याद है, ये एक बताई मैंने भी। एक और बात आप मेरे को हमेशा बोलते थे, स्लो प्रोग्रेस बेटर देन नो प्रोग्रेस। एक बात और बोलता हूं मैं हमेशा, मैं बोलता हूं क्लियर रिजेक्शन इज बेटर देन नेग्लिजेंस। तू मुझे क्लियर मना कर दे, नेग्लेक्ट मत कर। मैं आ रहा हूं, ये नहीं चलेगा, मना कर दे। बिल्कुल सही कह रहे हो आप। मैं झेल लूंगा, मैं जिंदगी चला लूंगा अपनी। दोस्त मालूम है क्या होता है? वकील, देखो जिंदगी, मैं अपनी वकील की बात करता हूं, हर इंसान है, तुम्हारा एक साधारण सा इंसान, बिल्कुल साधारण सा इंसान, अगर तुम्हारा पक्का मित्र, पक्का दोस्त है ना, वो बेशक से तुम्हारे लिए लड़ने के लिए खड़ा ना हो, बट मॉरली बहुत सपोर्ट देगा। तुम्हारे जीवन में 2-3 तरह के लोग जरूर होने चाहिए अगर तुम्हें तरक्की करनी है। पहला, जो हर वक्त तुम्हें चढ़ाए, हर वक्त चढ़ाए। दीपक बोल रहा है कि अरे भैया मैं कल जा रहा हूं, कंजूरी लेवल बना रहा हूं और मैं और आ रहा है, तू कर सकता है, तेरे में वो क्वालिटी है मेरी जान, तो तुम्हारा जो लेवल है ना बूस्ट होगा। ये लोग तुम्हारे जीवन में एक ना एक होना चाहिए। दूसरा, तुम्हें होल्ड करने वाला होना चाहिए। बेलगाम घोड़ा ना कहीं और भाग जाता है, जीवन में एक होल्ड करने वाला होना चाहिए। और अगर होल्ड करने वाला नहीं है, गुरु बना लो। अगर होल्ड करने वाला नहीं है ना, और गुरु इंसान को मत बनाना, गुरु इंसान को नहीं बनाना है, तुम उसको भगवान का दर्जा दे दोगे, और भगवान तो है ही नहीं। आपको उसकी गुरु की जो, अगर इंसान विचारधारा को गुरु बनाना है, कृष्ण जरूर। अभी कृष्ण ही है मेरे गुरु। नहीं है ना आपके, अब देखो सबके अलग अलग हो सकते हैं ना। जैसे मैं तो हनुमान जी का बहुत बड़ा तगड़ा वो हूं, तो मतलब मैं बिना हनुमान चालीसा पढ़े घर से निकलता नहीं कभी। मेरा जीवन का दस्तूर है ये। कृष्ण ही है जिसने मेरे को लगाम दी, जिसने मेरे को प्रॉपर डायरेक्शन दी। जब तुम बुरे वक्त पे हो ना, जब भी जीवन में बुरे वक्त पे रहो, तो वही बोलते हैं कि अपने देश में अगर आपने हिंदू धर्म में जन्म लिया, किसी भी धर्म में जन्म लिया, भारत देश में जन्म लिया, आपको भगवत गीता सुननी चाहिए। पढ़ने में हो सकता है आपको नींद आए, सुननी चाहिए, सुनो। और उसका ट्रांसलेशन तो हर एक लैंग्वेज में हुआ है, कोई दिक्कत तो है नहीं। आप सुनो और सुनकर समझो। ये जो कैरेक्टर्स है ना, अर्जुन का, दुर्योधन का, कृष्ण जी का, आप रियल मत मानो, सिंबॉलिक समझो। सिंबॉलिक है, सब सिंबॉलिक। मन है और मन तो चंचल है। आप ध्यान लगाओ, बैठो, दिमाग कहीं और पहुंचेगा, आप बैठ ही नहीं पाओ, वक्त लगता है। तो भाई साधना है, एक साधना ही है, करते करते मैं इसलिए बोल रहा हूं, हम क्रिमिनल एडवोकेट्स हैं दोस्त, और ऐसे ऐसे रोजाना ऐसा होता है कि सजा मिलती है, किसी को हम निकालते हैं, घर वाले रो रहे हैं, घर बार सब बिक गया, बेच के आते हैं। मुझे ना बड़ा दिल में गिलानी पता कब होती है, कभी कभी मैं भी चाहता हूं, पर मैं कर नहीं सकता कि हम दुनिया को चेंज नहीं कर सकते। जब एक इंसान गांव देहात से कोई बेचारा आया अपने बच्चे को छुड़ाने के लिए, अपने दामाद को छुड़ाने के लिए, अपनी बेटी को छुड़ाने के लिए, या वाइफ जेल में है, बेचारा गांव देहात से आया, उसको नहीं पता दुनियादारी के बारे में, गमछा पड़ा है, और हम ऑफिस में आते हैं, बेचारा सामने आके नीचे बैठ जाता है। बड़ा दुख इसलिए होता है कि ऑब्वियसली बात है, अच्छा आदमी ये नहीं करेगा, फटाफट उसको खड़ा, भाई चेयर बैठ, आराम से बैठो, चाय पानी पियो, बात करो। आप आए हो, बात करने के लिए आए हो ना। जिस दिन, मेरा मानना है, जिस दिन एक इंसान दूसरे इंसान को भी इंसान मानना शुरू कर देगा ना, तो इंसानियत जो है ना, इससे लोगों को विश्वास नहीं उठेगा। मत करो काम किसी का फ्री में। मैंने अभी थोड़ी देर तो बोला, नो परमानेंट एनिमी, नो परमानेंट फ्रेंड, ओनली इंटरेस्ट इज परमानेंट।
आपको जो चीज उससे मांगो, नहीं दे सकता कोई बात नहीं, मना कर दो ना उसको, मना कर दो उसको। Clear झूठी उम्मीदें मत दो, झूठे आस मत दो। हाँ, झूठी आस मत दो, आज से मर जाता है वो, बहुत बढ़िया। ये तो मैं हर किसी को सलाह दूंगा, रिलेशनशिप में हो आप किसी भी चीज में हो, आप अपने पार्टनर को झूठी आस मत दो, झूठी आस मत दो, अगर आप चाहते हो कि वो तरक्की करे। एक ना एक छोटी सी बात बोलना चाहूंगा। एक बार क्या हुआ, एक बहुत बड़ी कोठी थी, उस कोठी में बाहर एक गार्ड बैठा हुआ था और बहुत कड़ाके की ठंड पड़ती थी, और वो गार्ड अक्सर बाहर बैठ रहा कर, जैकेट वैकेट कुछ नहीं थी, पैसा उतना था ही नहीं उसके पास। एक बार उसका मालिक बाहर से ड्रिंक कर रही हो, क्योंकि देखता नहीं था, वो घुस जाया करता था। उसने गेट को थोड़ी देरी हुई तो उसने गेट खोला, तो नजर पड़ी, वो दारू बहुत पी रखी थी, उस नजर पड़ी, उसने देखा, उसने बोला ठंड लग रही होगी ना, कहता हाँ, कह अभी जैकेट भेज रहा हूँ 2 मिनट रुको। वो अंदर जाता है, शराब पी के सो जाता है। सुबह उठता है, वो गार्ड मरा हुआ मिलता है, वो मर जाता है गार्ड। क्यों मरा वो? होप से मरा वो, होप से मर गया। वो रोज उस रात को काट रहा था, वो जानता था आधी रात भी काट लूंगा, आएगी नहीं कोई जैकेट, उसको पता था नहीं, लेकिन जैसे उसको पता लगा जैकेट आ रही आएगी, वो उसकी होप में बैठ रहा, ठंड उसकी और तेज होती चली गई, ठंडे और तेज होती, मारा गया। इसीलिए जब मेरे पास कोई आदमी आता है ना, कोई भी आदमी आता है मेरे पास कोई केस के लिए, तो मैं उसको होप जरूर देता हूं, पर मैं उसको बताता भी हूं कि आप ये मत समझो कि हम जीत ही जाएंगे। 2 लोग लड़ते हैं, जीतेगा एक। आप अपने केस को मजबूती से लड़ो, बेस्ट देना है, बेस्ट दो, बेस्ट दो। जो आपने बात बोली ना, ये ही सूत्र है गीता का। सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर को कृष्ण ने कहा कि सामने मृग है और उड़ गया, धरी की धरी रह गई तेरी सारी धनुर्विद्या। अपने धनुर पर ही अपना हाथ जमा, इसी के ऊपर श्रेष्ठ रह, रिजल्ट क्या होगा, परिणाम क्या होगा, वो मुझ पे छोड़ दे। सब बड़े बड़े जितने बड़े बड़े विद्वान रहे ना अपनी दुनिया में, सबने एक ही बात बोली है, अगर तुम्हें अपना काम अच्छे से करना आता है ना, बस खत्म करके भाग जा, ये खत्म। तू अपना काम अच्छे से कर दे, तू कभी जीवन में मात नहीं खाएगा। और जीवन में बता रहा हूं, अगर हर इंसान अपनी ड्यूटी को, अपने पास वो रील चला अभी मेरे यहाँ पर, एक हिम योगी आए थे भैया, और इन हिम योगी को लेके आने में ना हमारे पसीने छूट गए, क्योंकि पहले ऐसे हिमालयन योगी जो असली में हिमालयों की गुफाओं में रहते हैं और कई सालों में नीचे उतरते हैं, पहले ही दिन में 3 दिन के अंदर वो मिलियन पार था पॉडकास्ट, और सबसे बड़ा फटा हुआ पॉडकास्ट। तो उन्होंने कहा कि सबसे बड़ी वीक बंदे को पता है क्या जानते हो, क्या कहता है वो, मैं बता देता हूं अपने मुंह सेलिब्रेट करके। वो कहते हैं कि काम को बताना पड़ रहा है 2-2 बार, देखो सर मैंने ये किया, ऐसे किया। वो कह रहे काम कर, भाग जा, रुक मत, तेरे घर आएंगे, रुक मत, अपने आप आएंगे। आपको जीवन में गिव अवे करना आना चाहिए। क्लाइंट सामने बैठा, आपने बोला 2 लाख, उसने बोला कि भाई नहीं, मैं इतना नहीं है भाई, टाइम ही नहीं है। 20 लाख इतनी टाइम ही नहीं है भाई, अगला देखेंगे। आपको ना चीजों को आप मतलब गिव अप करना आना चाहिए, गिव अवे करना आना चाहिए। आपको लोग अपना ढूंढेंगे। अरे बात सिंपल सी बात, जब तक कटोर लेके मांगो कुछ नहीं मिलने वाला तुम्हें, कुछ नहीं मिलने वाला। और अपनी सोच को बढ़ाना पड़ता है, जैसे त्याग दोगे तो सोच को बढ़ाना पड़ेगा। एक आदमी भिखारी था, बैठा हुआ था, भीख मांगता था, और भगवान का बहुत बड़ा वो पुजारी था। तो एक बार उन्होंने बोला कि भाई तुम्हारा इतना बड़ा भक्त है, कुछ इसको दो। कह क्या दूं? कह रहे कुछ तो जाके पूछो, तो जाके प्रकट हो गई जाके शंकर जी। उन्होंने बता क्या चाहिए तेरे को? कह रहा सोने का कटोरा दे दो। अबे सोच बड़ा यार, सोच तुम्हें बड़ी करनी नहीं है, सोच बड़ी करनी नहीं है। और जीवन में रहना तुम्हें वहीं पर तालाब के मेंढक की तरह। तुम्हें क्या लगता है, हर एक आदमी तुम किसी के हेल्प करोगे ना, तो अंधा सबसे पहले आंखें आने के बाद लाठी को लात मारता है। जिसने पूरी जिंदगी चलाया उसको, वो उसी को फेंकता है, सबसे वो उसको पहले लात मारता है। आंखें आ गई ना उसकी। आप जीवन में कितने भी बड़े आदमी बन जाओ, कितने बड़े आदमी बन जाओ, अगर आप अपने अतीत पिछले जिन लोगों ने आपको सपोर्ट किया उनकी रिस्पेक्ट दिल में करो, दिखावे में नहीं। मैं फिर बोल रहा हूं, तुमने दिखावा दिखाया तो भगवान बन जाएगा वो। इससे रोकना है तुम्हें, किसी को भगवान की उपाधि देने से रोकना है। घर में बच्चा स्नेह चाहिए, वाइफ को प्यार चाहिए, हमारे बुजुर्गों को रिस्पेक्ट चाहिए। हमें अपने आप से क्या चाहिए? आत्मसम्मान। खत्म नहीं चाहिए कुछ भी। बिल्कुल सही कह रहे हो। आत्मसम्मान चाहिए। मेरे अंदर कुछ होगा, ऊपर वाले की मैंने साधना की होगी, ऊपर वाले मैंने माना होगा, मेहनत दिल लगा के पढ़ा होगा, मेहनत की होगी, मुझे जरूरत नहीं है किसी की। अपने आप ढूंढ लोगे तुम, अपने आप ढूंढ लोगे। बहुत ही मजा आया भैया बात करके, थैंक यू सो मच। अरे नहीं, आने के बहुत शुक्रिया मेरे भाई, so आपने मुझे मौका दिया, अपने चैनल पे बुलाया। आपका प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। अच्छा इसलिए बोलता हूँ, सिर्फ एक ही बात आपको मैं अच्छा इसलिए बोल रहा हूँ कि जो ये डर है ना, ये भूत प्रेत पंगा, जो मैं देखता हूँ, तुम्हें अच्छा लगता है मुझे कि तुम बता रहे हो कि नहीं होता ऐसा कुछ। पर बच्चा जब पैदा होता है, शुरुआत वहीं से होती है, बेटा सो जा, भूत आ जाएगा, बाबा बाहर घूम रहा है। ये डर ने मारा हुआ है, ये डर ने दिक्कत की हुई है। बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। आई होप ये पॉडकास्ट आपको इतना ही प्यारा लगा हो जितना प्यार से हमने इसको बनाया। भैया की सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में, जरूर जाके इनसे कनेक्ट करें। इस पॉडकास्ट का बेस्ट पार्ट क्या था, जरूर हमें कमेंट्स करके बताएं, और अच्छे अच्छे ऐसे पॉडकास्ट देखने के लिए अभी के भी इस चैनल को
सब्सक्राइब कर लें। भैया को मैं फिर से लेके आऊंगा, लेकिन आपके इंटेंस क्वेश्चंस के मेरे को कमेंट्स भरपूर चाहिए। मिलता हूं किसी और पॉडकास्ट में, तब तक के लिए नमस्कार।